ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बुक बाउंड नॉवल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। बुक बाउंड नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। नमस्ते। यहाँ दिए गए अध्याय का हिंदी अनुवाद है। अध्याय 61, आत्मा का निशान। ये ठंडा और अंधेरा था। एरिया कजान ने गहरी सांस ली और अपना हाथ बाहर निकाला। उसे शक्तिहीनता और उदासी की गहरी भावना महसूस हुई। उसके सामने एक टूटा फूटा जो पड़ा था। यह इतना सरल था कि वहाँ केवल एक लकड़ी का बिस्तर था और प्रकाश का एकमात्र स्रोत एक मोमबत्ती थी जो लगभग जल चुकी थी। ये डूलिंग के सबसे बड़े आवासीय क्षेत्र के घरों में से एक था और यह उसके लिए सुरक्षित कुछ ही स्थानों में से एक था। उसने पिछले 3 दिन यहीं बिताए थे। वास्तव में 3 दिन पहले वह अपनी चाची को खोजने जा रहा था, क्योंकि उसके पिता ने अपनी मृत्यु से पहले उसे उन लोगों की एक सूची दी थी जिन पर वह भरोसा कर सकता था, और उसकी चाची उनमें से एक थी। लेकिन आधे रास्ते में उसने स्थान बदलने और यहाँ कुछ समय के लिए छिपने का फैसला किया। उसकी चाची पर भरोसा किया जा सकता था, लेकिन उसके चाचा इसका उपयोग उसकी चाची के चारों ओर जासूस लगाने के लिए कर सकते थे। उसका जाल में चलन एक का इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा वह व्यक्ति जिससे वह 3 दिन पहले मिला था, वह अभी भी उसके दिमाग में था। वह रहस्यमय व्यक्ति और वह व्यापार जिस पर उन्होंने चर्चा की थी। अब जब 3 दिन खत्म हो गए थे, क्या वह आएगा? इसके अलावा उसके पास उसका पता भी नहीं था, तो वह उसे कैसे ढूंढ पाएगा? एक जादूगर की तरह उस दिन आदमी की भव्यता और शांति अचानक एरिया के दिमाग में दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे जीत उसके हाथों में थी, लेकिन ईमानदार होने के लिए उसे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। उसे ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रहा था। 3 दिन का समय लगभग खत्म हो गया है। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक इच्छा शक्ति है। एरिया ने खिड़की से बाहर देखा। आकाश अंधेरा हो रहा था। उसने लकड़ी के दरवाजे को देखा जो ज़्यादा दूर नहीं था। वह हिला नहीं। अचानक लकड़ी का दरवाजा हिल गया। आवाज़ सुनकर एरिया की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका दिल किसी कारण से तेजी से धड़कने लगा। उसकी पहली प्रतिक्रिया यह नहीं थी कि एकांत यहाँ था, बल्कि यह थी कि उसके चाचा ने उसे ढूंढ लिया था। लेकिन यह असंभव था। ये जगह सुरक्षित होनी चाहिए। वह उसे कैसे ढूंढ पाएगा? तुम थोड़े घबराए हुए लग रहे हो। हालांकि जो एरिया के कानों में आया वह भाड़े के सैनिक की खुरदरी आवाज़ नहीं थी। इसके बजाय यह एक शांत आवाज़ थी। ये तुम हो? दरवाजे में गैप के माध्यम से चांदनी बह रही थी। एकांत काले रंग में तैयार था और उसके हाथ में एक बेत थी। यह एक बुरी जगह नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने इन पिछले 3 दिनों में अच्छा समय नहीं बिताया है। एकांत ने चारों ओर देखा, फिर एरिया कजान से कहा, अगर आध्यात्मिक छाप नहीं होती तो इस जगह को ढूंढना मुश्किल होता। उद्धरण चिन्ह। इस समय एरिया पहले से ही दंग रह गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एकांत वास्तव में उसे ढूंढ लेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि एकांत वास्तव में इन पिछले कुछ दिनों से उस पर निगरानी रख रहा था? जैसा कि वादा किया गया था, मैं इत्र लाया हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे एकांत के पास उसे सुनने का धैर्य नहीं था, क्योंकि उसने एक बोतल फेंक दी। एरिया अवाक था। एरिया ने बोतल को अपने हाथ में पकड़ा। बोतल में एक अजीब तरल बह रहा था। वह एक पल के लिए दंग रह गया। क्या ये वह इत्र हो सकता है जिसके बारे में वह बात कर रहा था? उसने बोतल को खोल दिया और बोतल में गंध तुरंत उसकी नाक में घुस गई। कजान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मूल उत्तराधिकारी के रूप में इत्र की पहचान करने की उसकी क्षमता स्वाभाविक रूप से अच्छी थी। गंध सबसे अच्छी स्थिति में औसत से ऊपर थी, लेकिन जब उसने इसे सूंघा तो उसे और अधिक सांस लेने के लिए एक आवेग महसूस हुआ। एरिया ने इसे लाचारी से सूंघा और दंग रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा एक अद्वितीय इत्र कैसे मौजूद हो सकता है। हालांकि वह बहुत खुश था। ऐसे महान इत्र के साथ वह निश्चित रूप से वाणिज्य मंडल में कुलीन का समर्थन जीत सकता था। एक बार जब उसे उसका समर्थन मिल गया तो वह वाणिज्य मंडल का नियंत्रण वापस लेने में सक्षम होगा। जहां तक वह अपने पीछे कुलीन की शक्ति में इतना आश्वस्त क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि कजान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पीछे खड़ा व्यक्ति लोरेन साम्राज्य का सबसे बड़ा कुलीन था, महारानी सिंथिया। केवल वही एक बड़े वाणिज्य मंडल के मुनाफे की भी परवाह नहीं करेगी। एरिया ने इत्र को अपने हाथ में कसकर पकड़ा, जैसे कि यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। 1 मिनट रुको, क्या तुम कुछ भूल रहे हो? अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। यह एकांत था जिसने धीमी आवाज में बात की। ओह, ठीक है, मुझे याद है कि तुमने कहा था कि यह एक सौदा है।
एरिया भी एक सपने से जाग गया लग रहा था। उसने जल्दी से एकांत से पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? व्यापार करने में एक सिद्धांत है, इसे समकक्ष विनिमय का सिद्धांत कहा जाता है। क्या तुम जानते हो कि? एकांत ने कहा जैसे ही वह धीरे धीरे एरिया के पास पहुंचा। बेशक, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इत्र के बराबर मूल्य की कुछ चीज दूंगा। एरिया एक पल के लिए दंग रह गया और जल्दी से जवाब दिया, नहीं, यह उससे ज्यादा है। एकांत ने सिर हिलाया। एरिया भ्रमित था। तुम गलती से मेरी कार में घुस गए और मैंने तुम्हारी जान बचाई, तो तुम्हारी जिंदगी मेरी होनी चाहिए, ये ज्यादा उचित है। एकांत ने एरिया को देखा और मुस्कुराया जैसे ही उसने स्थिति का विश्लेषण किया। एरिया अवाक था, वह दंग रह गया। वह पूरी तरह से नहीं समझ पाया कि एकांत का क्या मतलब था, लेकिन वह आमतौर पर समझ गया कि एकांत उससे सब कुछ मांग रहा था, चाहे वह उसकी जिंदगी हो या कजान चैम्बर ऑफ कॉमर्स। असंभव, तुम बहुत लालची हो। एरिया की आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, सौदा पहले ही शुरू हो गया है जब से तुम मेरी कार में आए हो। एकांत ने सिर हिलाया। उसी समय जादूगर का हाथ दिखाई दिया और उसने एरिया को पकड़ लिया, जो बस कुछ इंच दूर था। एरिया की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। वह केवल देख सकता था कि एकांत ने धीरे धीरे अपना हाथ बाहर निकाला और उसे उसके सिर पर रख दिया। एक पल में एरिया को लगा जैसे उसके दिमाग को अनगिनत सुइयों से छेड़ा जा रहा था। एक अदृश्य लेकिन रहस्यमय संबंध उसके और उसके सामने वाले आदमी के बड़ी ईचा बन गया। ये प्रक्रिया पूरे 5 मिनट तक चली, इससे पहले कि एकांत आखिरकार रुक गया। आखिरकार, आत्मा की छाप एक साधारण मंत्र नहीं थी। आत्मा की छाप एक शून्य चक्र मंत्र था। इसका उद्देश्य लक्ष्य की चेतना में एक आत्मा की छाप अंकित करना था, जिससे एक व्यक्ति को लक्ष्य के विचारों को पूरी तरह से समझने और दूसरे पक्ष को कुछ हद तक हेरफेर करने की अनुमति मिलती थी। आवश्यकताएं: स्तर 2 में जेकोलाइट्स और उससे ऊपर आध्यात्मिक शक्ति में अंतर विशाल होना चाहिए और अत्यधिक प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको लक्ष्य पर 3 दिन पहले एक आध्यात्मिक बल मार्कर छोड़ना होगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये भी पहली बार था जब एकांत ने इस मंत्र का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इस मंत्र का उपयोग करने की शर्तें वास्तव में परेशानी भरी थीं। इसके अलावा अपनी वर्तमान मानसिक शक्ति के साथ वह ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही कर सकता था। 3 दिनों के लिए गाड़ी बुक करने का कारण भी यही मंत्र था। जहां तक उसने छाप कब छोड़ी थी, ये तब था जब उसने गाड़ी छोड़ने से पहले एरिया के कंधे पर थपथपाया था। तुमने मेरे साथ क्या किया? इस समय एरिया पहले से ही जमीन पर लेटा हुआ था, उसकी आंखों में डर के साथ एकांत को देख रहा था। उसे यहाँ तक की एक भावना थी कि इस समय एकांत पूरी तरह से समझ सकता था कि वह क्या सोच रहा था, या यहाँ तक कि उसे सीधे मार भी सकता था। क्या तुमने पहले ही इसका पता नहीं लगाया? एकांत ने अपना सिर नीचे किया और एरिया को देखा। उसने शुरू से ही ऐसा करने की योजना बनाई थी। आखिरकार, एकांत वास्तव में मौखिक या मौखिक वादों पर भरोसा नहीं करता था। जो दिमाग में अंकित थे वे बहुत अधिक विश्वसनीय थे। असंभव, ऐसा तरीका कैसे हो सकता है? एरिया का चेहरा मटक गया। तो चलो एक कोशिश करते हैं, एकांत ने कहा। एरिया की आंखें चौड़ी हो गईं। अगले पल ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग फट रहा था। उसकी आत्मा एक तरफ जल रही थी और दूसरी तरफ अनगिनत सुइयों से छेदी जा रही थी। एरिया ने एक दर्दनाक चीख निकाली। यह एक ऐसा दर्द था जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। शारीरिक दर्द की तुलना में आत्मा का दर्द 10 गुना नहीं 100 गुना अधिक भयानक था। यातना केवल 5 सेकंड तक चली, लेकिन एरिया को लगा जैसे सैकड़ों साल बीत गए थे। क्या तुम एक और कोशिश करना चाहते हो? एकांत ने फिर से पूछा, लेकिन एरिया के कानों में यह एक राक्षस की फुसफुसाहट की तरह लगा। नहीं, एरिया ने धीरे धीरे कहा। बस 5 सेकंड में वह अपनी स्थिति को पूरी तरह से समझ गया था। वह सीधे नरक में कूद गया था। अब से तुम मुझसे बंधे हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मेरा है। क्या तुम इसे स्वीकार करने को तैयार हो? बेशक, तुम्हारे पास वास्तव में एक और विकल्प है। मैं मुहर को हटा सकता हूं और फिर तुम्हें मार सकता हूं। तुम चुन सकते हो। एकांत ने अपना सिर नीचे किया और एरिया को देखा। क्या उसके पास अभी भी एक विकल्प था? एरिया की आंखों से आंसू गिर गए। वह जानता था कि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उसे अचानक कुछ याद आया जो उसके पिता ने एक बार कहा था। सभी उपहारों को पहले ही गुप्त रूप से एक कीमत के साथ चिन्हित किया गया था। वह इसे पहले नहीं समझता था और अब वह इसे समझ गया, लेकिन ये थोड़ा बहुत देर हो चुकी थी। मैं तैयार हूँ। कुछ सेकंड के बाद एरिया ने आखिरकार हार मानकर सिर हिलाया। उसने जीने का फैसला किया। बहुत अच्छा, तुमने इसे बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया है। एकांत ने एक आरामदायक आवाज में कहा। मैं लगभग 30 हूँ और तुम केवल 19 साल के हो। जब मैं मरूंगा, तुम और तुम्हारे वंशज मुक्त हो जाएंगे। एरिया की आंखें चमक गईं और वह धीरे धीरे जमीन से उठ गया। अब ये बेहतर है। मुस्कुराते हुए एकांत नीचे बैठ गया और एरिया को देखा।
तो चलो कजान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पीछे के कुलीन और तुम उस वाणिज्य मंडल को वापस लेने की योजना कैसे बनाते हो जो मेरा है, उसके बारे में बात करते हैं। रास्ते में एली ने आर्या के साथ अपनी बातचीत के बारे में सोचा। आत्मा की छाप के कारण आर्या ने उसे सब कुछ बता दिया था, जिसमें कजान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पीछे सबसे बड़ा अभिजात वर्ग और उसकी आस्तीन में छिपे पत्ते भी शामिल थे। आर्या के अनुसार वाणिज्य मंडल के केवल 1/3 लोग उसके चाचा के आदमी थे। उनमें से 1/3 ऐसे लोग थे जो अभी भी बाढ़ पर थे। शेष 1/3 ऐसे लोग थे जिन पर वह भरोसा कर सकता था। इसके अलावा उसके पिता ने उसे वाणिज्य मंडल के पीछे के रईसों, साथ ही महारानी सिंथिया से संपर्क करने के लिए कुछ विश्वसनीय चैनल और के बारे में भी बताया था। दूसरे शब्दों में, जब तक आर्या महारानी सिंथिया को इत्र पहुंचाता है और सही उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पहचान प्रकट करता है, 90% संभावना थी कि उसे महारानी सिंथिया का समर्थन मिलेगा। जहां तक ये 90% क्यों था, यह इसलिए था क्योंकि एली को लगा कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो 100% निश्चित हो। 90% तक पहुंचने में सक्षम होना पहले से ही एक बहुत उच्च स्तर था। यह एली के लिए एक जुआ खेलने लायक था। जब तक उसे रानी का समर्थन मिल जाता, कजान चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी अप्रत्यक्ष रूप से एली के नियंत्रण में आ जाएगा। लेकिन अब यह आर्या का काम करने का समय है। एली चलते हुए आराम से अपने आप से सोचा। जाने से पहले एली ने आर्या को कुछ सोने के सिक्के दिए। यह एली ने उसे दिया आखिरी निवेश भी था। उसके बाद ये सब आर छोटी या कजान पर निर्भर करेगा। एली फिर से कोई कदम नहीं उठाएगा। अगर आर्या अभी भी सफल नहीं हो पाया तो ये केवल ये साबित करेगा कि आर्या के पास क्षमता नहीं थी। भले ही एली ने उसकी मदद की हो, लेकिन भविष्य में मर्चेंट एसोसिएशन अच्छा नहीं करेगा। इसे एली के लिए एक परीक्षा कहा जा सकता है। उसकी पहली प्राथमिकता खुद को उजागर नहीं करना था। जैसा कि लगता है कोई भी उसे आर्या से जोड़ नहीं सकता था। उनका एकमात्र संपर्क कैमेलिया लेन के प्रवेश द्वार पर था, लेकिन किसी ने ज्यादा परवाह नहीं की। जहां तक वह सफल होगा या नहीं, अगर वह सफल होता है तो उसे भारी लाभ मिलेगा। अगर वह विफल होता है तो वह दिखावा करेगा कि यह कभी नहीं हुआ। आखिरकार उसने केवल 3 दिन बिताए थे। भविष्य में और भी कई 3 दिन थे। जहां तक रोलैंड की मदद करने की बात है तो ये ज़्यादा मदद नहीं कर सकता है, लेकिन इससे कम से कम वह जीवित रहेगा। आखिरकार उसके वास्तव में कुछ ही दोस्त थे। आज एक गुप्त ऑपरेशन था, इसलिए एली ने एक गाड़ी नहीं बुलाई और वापस चला गया। चून की झुग्गियों के ठीक बगल में एक बड़ा बाजार था, इसलिए एली ने एक नज़र डालने का फैसला किया और देखा कि क्या वह कुछ उठा सकता है। कुछ चक्कर लगाने के बाद एली को कुछ भी अच्छा नहीं मिला, लेकिन उसने बहुत ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए ऐसा नहीं था कि उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये जाने का समय है। बिना किसी परिणाम के थोड़ी देर घूमने के बाद एली जाने के लिए तैयार था। अचानक जब वह एक कोने में मुड़ा तो एक स्टॉल ने उसका ध्यान खींचा। यह कोने में एक स्टॉल था। वहां लिनन के कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी था। उसका एक पैर विकलांग था और उसकी पैंट का निचला हिस्सा अभी भी मिट्टी से सना छोटे हुआ था। वह बहुत बेतरतीब लग रहा था। उसके सामने एक कपड़े का टुकड़ा था जिस पर विभिन्न बीज थे। यह एक स्टॉल लगता था जो विभिन्न फसलों और अन्य बीजों को बेचने में माहिर था। स्वाभाविक रूप से ये वे चीजें नहीं थीं जिन्होंने एली को आकर्षित किया। इसके बजाय केंद्र में एक गहरा हरा बीज था। ये हरे रंग के पैटर्न से ढका हुआ था और ये तत्वीय शक्ति को बाहर निकाल रहा था। हालांकि एली को पता नहीं था कि यह किस तरह का बीज था। वह जानता था कि यह निश्चित रूप से सरल नहीं था। वह तुरंत चला गया। चाहे वह कुछ भी हो, वह उसे पहले खरीदेगा। नमस्ते, ये किस तरह का बीज है? स्टॉल पर चलते हुए एली ने बीज की ओर इशारा किया और बूढ़े आदमी से पूछा। ये देखकर कि व्यवसाय था, बूढ़ा आदमी तुरंत उत्साहित हो गया और एली को समझाया, सर, मैंने आज सुबह यहाँ रास्ते में इसे उठाया। मुझे नहीं पता कि यह किस तरह का बीज है, लेकिन मुझे लगता है कि यह कुछ कीमती फसल का बीज होना चाहिए, अन्यथा यह इतना बड़ा कैसे हो सकता है? वास्तव में ये बीज उनमें से सबसे बड़ा था। यह एक आलू के आकार का था, इतना बड़ा कि यह एक बीज जैसा नहीं लगता था। ये कितना है? एली ने सीधे पूछा, अब और समय बर्बाद करने की परवाह नहीं की। सर, ये बहुत महंगा है। ये बीज, ये कितना है? एली ने फिर से पूछा। 1 चांदी का सिक्का। नहीं नहीं, ये 5 चांदी के सिक्के हैं। बूढ़ा आदमी लंबे समय तक झिझका लग रहा था। उसने पहले एक उच्च कीमत बताई, लेकिन ये देखकर कि उसके सामने का सज्जन काफी असाधारण लग रहा था, उसने एक उच्च कीमत बताने का फैसला किया। स्वर्ग ने उस पर दया की। 5 चांदी के सिक्के पहले से ही सबसे अधिक कीमत थी जिसके बारे में वह सोच सकता था। ठीक है, एली ने सिर हिलाया और बूढ़े आदमी को पैसे दिए। हालांकि वह जानता था कि बूढ़े आदमी ने जानबूझकर कीमत बढ़ाई थी। वह जानता था कि ये लोग संघर्ष कर रहे थे। 5 चांदी के सिक्के उसका मासिक वेतन था, लेकिन ये जुआ मेज पर उसने जो पैसे कमाए थे उसका केवल एक अंश था। आपका धन्यवाद, सर। बूढ़ा आदमी भी दंग रह गया।
उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने का सज्जन वास्तव में सीधे भुगतान करेगा। ये 5 चांदी के सिक्के थे। वास्तव में उसके दिल में आधार मूल्य 50 तांबे के सिक्के थे। वह जल्दी में खड़ा हुआ, उसका अपन पैर लगभग उसे गिराने वाला था, लेकिन उसने फिर भी तुरंत बीज को दूर रखा और उसे एली को सौंप दिया, डर से कि बाद वाला अपने शब्दों से वापस चला जाएगा। एली ने बीज लिया और लेनदेन सुचारू रूप से पूरा हो गया। वास्तव में ये सिर्फ एक बीज था। कोई भी उस पर कैसे ध्यान दे सकता है। एक कुलीन युवा मास्टर के लिए ऐसी जगह पर आना असंभव था, और कोई भी योद्धा नहीं थे जो बीज के लिए उसके साथ लड़ेंगे। हालांकि एली कुलीन शकल में था, उसके वास्तव में कोई दुश्मन नहीं थे, न ही कोई ऐसा था जो उससे दिल से नफरत करता था। वास्तव में बहुत से लोग उसे याद भी नहीं करते होंगे। यह एली के लिए सामान्य था। अपना ख्याल रखें, सर। बीज खरीदने के बाद एली तुरंत चला गया और बूढ़े आदमी की सम्मानजनक आवाज़ पीछे से आई। एली के एक प्रयोग के लिए 5 चांदी के सिक्के भी पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन बूढ़े आदमी के लिए यह उसके लिए सोने के लिए एक जगह खोजने, कुछ काली रोटी खरीदने और कुछ महीनों तक रहने के लिए पर्याप्त था। बाजार से बाहर निकलते हुए एली ने संक्षेप में बीज की जांच की। गहरा हरा बीज एक अजीब जीवन शक्ति को बाहर निकाल रहा था। एली को यकीन था कि यह कुछ ऐसा था जिसे वह नहीं समझता था, इसलिए उसने इसे दूर रखा और होटल वापस चला गया। जब वह लौटा तो वह इसे ध्यान से देखेगा। अभी के लिए उसे पहले वापस जाना चाहिए। जल्द ही एली होटल वापस आ गया। शायद यह एक दुर्घटना थी, लेकिन इस बार वे वापस लौट रहे राजनयिक टीम से टकरा गए। उनके नेता मार्क्विस अलीना के चेहरे पर एक काला भाव था। कहने की जरूरत नहीं है, बातचीत शायद अच्छी नहीं चल रही थी। ऐसा लगता है कि यह महारानी सिंथिया एक साधारण चरित्र नहीं है। एली ने सिर हिलाया, मुड़ गया और दूसरी मंजिल पर चला गया। वह सिर्फ एक दौरे पर जा रहा था और उसका विदेश मामलों से कोई लेना देना नहीं था। इसके बारे में सोचने के बजाय उसका समय आर्या कजान और उस बीज के बारे में सोचने में बेहतर खर्च किया गया था कि वह अभी क्या था। यहाँ दिए गए अध्याय का हिंदी अनुवाद है। अध्याय 63। एक क्षण में आर्या। शायद अभी जल्दी थी, लेकिन जब एली अपने कमरे में लौटा तो विद्वान क्लेमेंट वहाँ नहीं थे। एली सीधे कमरे में गया और बीज का निरीक्षण करने लगा। बीज गहरे हरे रंग का था और उस पर हरे रंग के पैटर्न थे। जीवन शक्ति धीरे धीरे अंदर से निकल रही थी, और यहाँ तक कि एली भी अपने चारों ओर लकड़ी के तत्वों को थोड़ा संगठित होते हुए महसूस कर सकता था। सब कुछ उसे बता रहा था कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। वास्तव में एली को यकीन भी नहीं था कि यह एक बीज था। आखिरकार वह नहीं जानता था कि बीज किस स्तर पर था कि वह अभी भी अनजाने में तत्वों को आकर्षित कर सकता था, और यहाँ तक कि एक जीवन शक्ति का उत्सर्जन भी कर सकता था जिसने उसे भी आश्चर्यचकित कर दिया। ओह, एली की रुचि बढ़ गई। वह भी अभी एक जादूगर बना था, लेकिन उसने कभी ऐसी अजीब चीज़ नहीं देखी थी। उसने तुरंत आध्यात्मिक शक्ति का पता लगाने, जीवन शक्ति का पता लगाने, सूचना की आंख और मौलिक संरचना का उपयोग किया। परिणाम ने उसे चौंका दिया। ये वास्तव में एक बीज था, और परीक्षण ने उसे बताया कि एक निश्चित मात्रा में ऊष्मायन तरल और पर्याप्त समय के साथ यह अंकुरित होने में सक्षम होना चाहिए। जहाँ तक ये किस तरह का बीज था, वह वास्तव में बता नहीं सकता था। लगता है कि मुझे अपने आंगन में कुछ जगह छोड़नी होगी। एली ने सिर हिलाया और बीज को रखा। चाहे वह एक पेड़ हो, एक घास हो या एक फूल हो, वह उसे लगाने के बाद जान जाएगा। ... उसी समय मार्क्विस अलीना के कमरे में 10 लोग खामोशी में एक सर्कल में बैठे थे। वे सभी उच्च रैंकिंग वाले अधिकारी थे जो इस दौरे पर थे। वहाँ रईस, महान विद्वान, राजनयिक और यहाँ तक कि महान शूरवीर भी थे। खांसी। अंत में यह अभी भी मार्क्विस अलीना ही थे जिन्होंने बात की। उन्होंने शांति से कमरे को देखा और कहा, क्या तुम लोग ऐसे ही हार मान रहे हो? उद्धरण चिन्ह लॉर्ड मार्क्विस, लेकिन महारानी सिंथिया का बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है। हमने बिल्कुल भी कोई ठोस प्रगति नहीं की है। एक सफ़ेद यूनिकॉर्न कोट ऑफ आर्म्स वाले एक रईस ने बोलने से पहले एक पल के लिए झिझका। वास्तव में उसके बगल में विद्वान कोल्ट ने सिर हिलाया। लॉर्ड मार्क्विस, मुझे लगता है कि राजा ने इसके बारे में सोचा होगा। वह इतने सालों से लोरेन साम्राज्य के साथ व्यवहार कर रहे हैं। क्या आप उसे अच्छी तरह से नहीं जानते? उद्धरण चिन्ह वास्तव में कोई सफलता नहीं है। महारानी सिंथिया दूसरी ओर एक इत्र की दीवानी है। दुर्भाग्य से साम्राज्य के पास इस क्षेत्र में कोई शीर्ष इत्र नहीं है, तो हम महारानी का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते हैं। एक और व्यक्ति ने सिर हिलाया। तो हम हार मान रहे हैं क्या हम? मार्क्विस अलीना भी थोड़ा गुस्सा थे। उन्होंने मेज पर थप्पड़ मारा और कहा, राजा स्वाभाविक रूप से इसके बारे में जानता है, लेकिन उसने फिर भी हमें यहाँ भेजा। इसका क्या मतलब है? उसे हमें सफल होने की आवश्यकता है। विफलता के परिणामों के बारे में सोचो। मार्क्विस अलीना ने भीड़ पर तिरछी नज़र डाली, जिससे उन्हें एक अदृश्य दबाव महसूस हुआ। यहाँ तक कि महान शूरवीरों को भी सांस लेना मुश्किल हो रहा था।
ये शूरवीर का दमन नहीं था बल्कि वह आभा थी जिसने सभी को घबरा दिया था। लेकिन महारानी हमें देखना नहीं चाहती लगती हैं। मुझे डर है कि हम अगली बार दरवाजे में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। महान विद्वान कोर्ट ने एक चिंतित अभिव्यक्ति के साथ आह भरी। सभी एक पल के लिए चुप थे। हम 5 दिनों में फिर से जाएंगे। कुछ सेकंड बाद मार्क्विस अलीना ने अपना फैसला किया। बाकी लोग केवल सहमत हो सकते थे और एक एक करके चले गए। आधा मिनट बाद कमरे में केवल मार्क्विस अलीना ही बचे थे। शांत कमरे को देखते हुए मार्क्विस अलीना ने आह भरी। मुझे उम्मीद है कि अगली बार ये बहुत दुखद नहीं होगा। ... ब्राइन साम्राज्य के चिंतित पक्ष की तुलना में दूसरी तरफ आर्या बहुत अधिक सक्रिय था। एली का पैसा मिलने के बाद वह सबसे पहले भाड़े के सैनिक संघ में गया और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की रक्षा के लिए कुछ अभिजात वर्ग के शूरवीरों को काम पर रखा। फिर उसने गुप्त रूप से संघ में कुछ लोगों से संपर्क करना शुरू किया जिन्होंने उसका समर्थन किया और उनसे शुरुआती तैयारी करने के लिए कहा। उसने अपने पिता द्वारा छोड़े गए संपर्कों से भी सक्रिय रूप से संपर्क करना शुरू कर दिया और अपने लिए एक सुरक्षात्मक जाल बनाना शुरू कर दिया। वास्तव में व्यापार संघ के मूल मालिक के बेटे के रूप में आर्या भी कोई कामचोर नहीं था। ये बस इतना था कि इस बार ये बहुत अचानक था तो वह पकड़ा गया था। उसने पहले ही एक योजना बनाई थी लेकिन ये सोचकर कि उसके पास कोई समाधान नहीं था, उसने चुप रहने का फैसला किया। यही कारण था कि वह उस दिन गाड़ी में एली के 100 डे को प्राप्त करने पर इतना उत्साहित था। उसे जीत का रास्ता मिल गया था लेकिन वह खुद को भी खो चुका था। हालांकि उसने पहले ही इसे जाने दिया था। भले ही वह नहीं जानता था कि एली ने किस तरह की तकनीक का उपयोग किया था, लेकिन उन 5 सेकंड के दर्द का अनुभव करने के बाद उसने अपने भाग्य के प्रति इस्तीफा दे दिया था। अगर वह एली से बंधा हुआ था तो ऐसा ही हो। कम से कम उसने अभी भी स्वतंत्रता की एक निश्चित डिग्री बनाए रखी। वास्तव में अगर वह भविष्य में वाणिज्य मंडल को प्राप्त कर लेता तो वह वाणिज्य मंडल के लाभों का भी आनंद लेने में सक्षम होता। उसे बस बिना किसी आरक्षण के खुद को एली को समर्पित करने की जरूरत थी। जैसा कि एली ने कहा, उसके मरने के बाद क्या ऐसा नहीं होगा जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। हालांकि इसमें लंबा समय लगेगा। जब तक उसके बेटे या पोते का जन्म हुआ तब तक उसके लिए अभी भी जीवित रहना असंभव होगा। जब वह समय आएगा तो वाणिज्य मंडल अभी भी कजान परिवार का होगा, न कि एली का। सब कुछ तैयार होने के बाद आर्या ने आखिरकार अपने चाचा को एक घातक झटका देने का फैसला किया। यह महारानी सिंथिया का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसकी योजना का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। 5 दिन बाद आर्या ने विशेष रूप से एक उत्तम इत्र की बोतल चुनी और इत्र को लाया जो एली ने उसे महल में दिया था। चूंकि यह महल था, आर्या ही एकमात्र था जिसने प्रवेश किया। उसने आज एक काली शर्ट और काली पैंट पहनी थी। उसके चेहरे और बालों को भी सावधानी से संवारा गया था। आखिरकार वह महारानी से मिल रहा था और लापरवाह नहीं हो सकता था। ये केवल इसलिए था क्योंकि उसने सुना था कि आर्या के पास शीर्ष श्रेणी का इत्र था और कजान सीनियर के लिए सम्मान था कि महारानी सिंथिया ने उससे मिलने का फैसला किया, वरना वह महारानी को देख भी नहीं पाएगा। आर्या ने गार्ड का पीछा किया और महल से गुजरा। ये यहाँ भी था कि आर्या ने आखिरकार समझा कि साम्राज्य कितना समृद्ध था। कदम सफ़ेद संगमरमर से बने थे और गलियारों को सोने और चांदी के पाउडर से बने एम्बॉस से उकेरा गया था। दर्जनों सोने के सिक्के के लायक रत्न हर जगह देखे जा सकते थे। ये वास्तव में असाधारण था। कोई आश्चर्य नहीं कि महारानी वाणिज्य मंडल की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती हैं। आर्या का गला थोड़ा हिल गया और महारानी के लिए उसका सम्मान बढ़ गया। जल्द ही वे एक और लंबे गलियारे से गुजरे और आर्या को एक कमरे में ले जाया गया। कृपया यहाँ इंतजार करें, महारानी जल्द ही यहाँ होंगी, गार्ड ने शांति से कहा और फिर दरवाजे से खड़ा हो गया। आर्या ने कमरे में देखा। ये सिर्फ एक साधारण कमरा था। यह बाहर के हॉल जितना शानदार नहीं था, लेकिन जब उसने दृश्य देखा तो आर्या का मुंह चौड़ा हो गया। ये कमरे की वजह से नहीं था बल्कि इसलिए था क्योंकि कमरे में सोफे पर एक और व्यक्ति बैठा था। चाचा, आर्या, 2 आवाजें एक ही समय में सुनाई दीं। आर्या के चाचा वही थे जिन्होंने व्यापारी संघ को छीन लिया था। उनके बगल में एक डिब्बा था। अगर आर्या सही था तो यह एक डिब्बा था जिसका उपयोग इत्र रखने के लिए किया जाता था। आर्या के चाचा ने भी आर्या और उसके हाथ में इत्र देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कमरा खामोशी में गिर गया। बहुत समय बाद मिले विक्टर। अंत में यह आर्या ही था जिसने चुप्पी तोड़ी। उसके चाचा का नाम विक्टर कजान था। बहुत समय बाद मिले। विक्टर भी दंग रह गया, लेकिन वह जल्दी ही सामान्य हो गया। उसने उस पर एक नज़र डाली और कहा, आर्या, तुम अधिक से अधिक अशिष्ट होते जा रहे हो। तुम मुझे चाचा भी नहीं कहना चाहते। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं तुम्हारे चेहरे पर कोई दुख नहीं देखता। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आर्या ने ठंडेपन से कहा, ये सब अतीत की बातें हैं। हम अभी भी इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? विक्टर ने अपना हाथ लहराया जैसे कि उसे कोई परवाह नहीं थी।
फिर उसने सिर से पैर तक आर्या को स्कैन किया और उसके हाथ में इत्र की बोतल को देखा। उसने अपनी भौहें उठाईं और कहा, यह इत्र की बोतल कजान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क्लासिक इत्र की तरह लगती है, जिसे वीनस कहा जाता है। दुर्भाग्य से ये लंबे समय से उपयोग से बाहर है। हाँ, लेकिन भविष्य में वीनस का नाम एक बार फिर पूरे लोरेन साम्राज्य में फैलेगा। आर्या ने भी उस पर घूर कर देखा और असभ्यता से कहा। विक्टर ने अपने तिरस्कार को दिखाने के लिए सिर हिलाया। हालांकि उसने पूछा नहीं, आर्या का इरादा स्पष्ट था। वह सिर्फ महारानी का समर्थन हासिल करने के लिए इत्र का उपयोग करना चाहता था और उसका भी यही लक्ष्य था। वह उस सादे दिखने वाले इत्र के साथ उसके खिलाफ कैसे जीत सकता था। आर्या, मुझे दुख है कि तुमने वाणिज्य मंडल छोड़ दिया। अगर तुम वापस आने को तैयार हो तो मैं बहुत खुश होऊंगा। विक्टर ने सिर हिलाया जैसे कि वह आह भर रहा था। मैं केवल तभी खुश होऊंगा जब तुम वाणिज्य मंडल छोड़ दोगे, चोर। आर्या ने अपने दांत पीस कर कहा, एक एक शब्द करके। छोटे कमीने। विक्टर भी थोड़ा गुस्सा था। विक्टर ने आर्या को घूर कर देखा लेकिन कोई कदम नहीं उठाया। न केवल स्थान अनुपयुक्त था, बल्कि वह भी सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था। उसकी युद्ध क्षमता आर्या जितनी अच्छी नहीं थी। अगर वह दौड़कर आता तो शायद उसे पीटा जाता। इस समय एड़ियों की आवाज़ फर्श पर सुनाई दे रही थी जो दरवाजे के बाहर से आ रही थी। महारानी के आने के कारण दोनों ने तुरंत बहस बंद कर दी। भव्य लाल दरवाजा खोला गया और महारानी धीरे धीरे अंदर चली गईं। लाल पोशाक सोने के धागे से जड़ी हुई थी और भव्य मुकुट रत्नों से भरा हुआ था। उसका चेहरा मानक अंडाकार चेहरा नहीं था, लेकिन इसने लोगों को एक कुलीनता की भावना दी। उसकी आंखों के कोने थोड़े उठे हुए थे और उसके चेहरे की विशेषताएं अच्छी तरह से परिभाषित थीं। उसकी आकृति उसकी पोशाक से ढकी हुई थी, लेकिन हर कोई उसकी आकृति की सुंदरता को महसूस कर सकता था। उसकी गर्दन पतली थी, जिससे वह बहुत पतली दिख रही थी। उसकी आंखें उज्ज्वल और जोश से भरी हुई थीं, जो भव्यता और दमन से भरी हुई थीं। आर्या और विक्टर ने एक ही समय में अपना सिर झुका लिया। शुभकामनाएं, आपकी महिमा। इस समय महारानी के पीछे कई गार्ड चल रहे थे। महारानी सिंथिया ने अपना हाथ लहराया, उन्हें बाहर इंतजार करने का संकेत दिया। फिर वह अकेले घर में चली गईं। इसे बाहर निकालो, मुझे अपना इत्र देखने दो। महारानी सिंथिया ने दोनों पर एक नज़र डाली और सीधे कहा। दोनों में से किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। बस महारानी के सामने खड़े होने से उन्हें बहुत दबाव महसूस हुआ। आखिरकार वह एक असली महारानी थी। बस कुछ ही दशकों में उसने लोरेन साम्राज्य को उसकी वर्तमान समृद्ध स्थिति में पहुंचा दिया था। यह उसकी सुंदरता के कारण नहीं था, बल्कि उसकी लौह रक्तित और निर्णायक इच्छा के कारण था। मेरी रानी, यह नया इत्र सेट है जो मैं लाया हूं। इसे ईयर ऑफ द मंथ्स कहा जाता है। विक्टर धीरे धीरे खड़ा हुआ, डिब्बा लिया और धीरे से खोला। अचानक सफ़ेद धुंध बाहर निकल गई। उसने इसे खोला और अंदर की बोतलों को प्रकट किया। वेलवेट के डिब्बे में 12 तंग इत्र की बोतलें चुपचाप रखी गई थीं। इत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए बर्फ से घिरा हुआ था। आपकी महिमा, ये कजान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नवीनतम शीर्ष इत्र है। वे एक वर्ष के 12 महीनों के अनुरूप हैं। उदाहरण के लिए, ये जनवरी है, जिसे पहले सूर्य का महीना भी कहा जाता है। ये नर्म और मैत्रीपूर्ण है, जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे सर्दी बीतने वाली है और पहले सूर्य की सुंदरता बढ़ रही है। ये दूसरा महीना है। विक्टर ने जल्दी से प्रत्येक बोतल की विशेषताओं को पेश करना शुरू कर दिया। महारानी सिंथिया की आंखें रुचि से चमक गईं। एक महारानी होना बहुत तनावपूर्ण था और इत्र उसके कुछ शौक में से एक था। आपकी महिमा, क्या आप कोशिश करना चाहती हैं? विक्टर ने सम्मानपूर्वक पहली बोतल निकाली और उसे महारानी को प्रस्तुत किया। महारानी के गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। आखिरकार इत्रों का पहले ही निरीक्षण किया जा चुका था। इसके अलावा महारानी सिंथिया एक महान शूरवीर थी। बहुत से गार्ड उसे हरा नहीं सकते थे। साम्राज्य के शुरुआती वर्षों में महारानी सिंथिया अक्सर सेना के साथ बाहर जाती थीं और उनकी प्रतिष्ठा वास्तव में जीत की गई थी। महारानी सिंथिया ने सीधे जनवरी को लिया। बोतल एक वर्धमान चंद्रमा की तरह आकार में थी। बोतल का शरीर असमान था और परावर्तित प्रकाश सुंदर था। इत्र को पकड़कर महारानी सिंथिया ने इसे सीधे अपने सामने छिड़का। तुरंत एक कोमल सुगंध दिखाई दी। महारानी सिंथिया ने गहरी सांस ली और एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। बहुत अच्छा, यह इत्र उसके इत्रों के संग्रह में शीर्ष 30 में होना चाहिए। उसके पास कोल्ड स्टोरेज था जिसमें इत्र संग्रहित था और इसमें लगभग 3000 प्रकार के इत्र थे। आपकी महिमा, क्या आप फरवरी को कोशिश करना चाहती हैं? विक्टर का चेहरा भी थोड़ा आराम से हो गया और उसने इत्र की एक और बोतल निकाली। बेशक, मैं उन्हें एक एक करके कोशिश करूंगी। नए इत्र का अनुभव करने के लिए मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत को खारिज कर दिया। कजान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वास्तव में मुझे निराश नहीं किया। महारानी सिंथिया अपने पसंदीदा इत्र को देखकर थोड़ी आराम से हो गईं। वह बहुत खुश थी।
उसने अपना वादा निभाया। अगले 10 मिनट या तो महारानी सिंथिया ने वास्तव में उन्हें एक एक करके देखा। हर बार जब वह काम हो जाती तो वह अपनी भावनाओं को भी साझा करती। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। सब कुछ का अनुभव करने के बाद महारानी सिंथिया ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान प्रकट की। इत्र की यह श्रृंखला वास्तव में बहुत उत्तम थी और उसे यह बहुत पसंद था। आपकी महिमा के लिए सबसे अच्छा इत्र बनाना मेरा काम है। विक्टर ने भी अपने दिल में जयकार की, लेकिन उसने फिर भी सम्मानपूर्वक कहा, ओह, और आर्या, तुम पुराने कजान के बेटे हो। मुझे तुम्हारे इत्र के लिए कुछ उम्मीदें हैं। फिर महारानी ने आर्या कजान से पूछा, जो एक तरफ खड़ा था। आर्या घबराया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि विक्टर का इत्र भी अच्छा था, तो वह बहुत घबराया हुआ था। जब उसने अचानक महारानी का कॉल सुना तो वह दंग रह गया और फिर प्रतिक्रिया दी। महारानी वास्तव में उसका नाम जानती थी। वह छुआ गया था और हालांकि वह झिझका, उसने फिर भी अपना इत्र निकाला। बोतल एक वीणा की तरह थी और अंदर एक रंगहीन इत्र बह रहा था। यह मेरा है। आर्या ने भी इत्र प्रस्तुत किया। महारानी सिंथिया अवाक थी। क्या ये वीनस नहीं है? महारानी सिंथिया की बहुत अच्छी याददाश्त थी। यह इत्र उसके पसंदीदा में से एक था। इस इत्र के कारण भी पुराने कजान को उसका समर्थन मिला था। वह जानती थी कि आर्या और विक्टर के इरादे क्या थे, लेकिन अगर कजान जूनियर को लगता था कि वही इत्र उसे फिर से उसका समर्थन प्राप्त कर सकता है, तो वह बहुत सोच रहा था। उसने सोचा कि कजान जूनियर उसे आश्चर्यचकित कर सकता है, तो वह थोड़ी निराश थी। आपकी महिमा, बोतल वही है, लेकिन इत्र अलग है, आर्या ने जल्दी से जोड़ा। मैं देखती हूँ। महारानी सिंथिया ने सिर हिलाया। फिर उसने कुछ इत्र निकाला और हल्के से छिड़का। तुरंत एक गंध महारानी सिंथिया की नाक में घुस गई। हालांकि महारानी सिंथिया को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह एक विस्मय में पड़ गई थी। विक्टर की अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन वह अपने दिल में घमंड कर रहा था। चुप्पी 10 सेकंड से अधिक समय तक चली, इससे पहले कि महारानी सिंथिया धीरे धीरे बोली, अब कमरा छोड़ दो। एक आवाज़ सुनाई दी जिसमें संदेह के लिए कोई जगह नहीं थी। आर्या और विक्टर थोड़े हैरान थे और नहीं समझ पाए कि क्या हुआ था, लेकिन उन्हें जल्दी से कमरे से बाहर निकाल दिया गया। धड़ाम, दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। महारानी सिंथिया आखिरकार हिल गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी आंखों के कोनों से आंसू की 2 धाराएं बह निकलीं। महारानी सिंथिया ने बहुत पहले ही रोना बंद कर दिया था। अपने पिता की मृत्यु के दिन वह रोई थी। उसके बाद शक्तिशाली देशों के उत्पीड़न या साम्राज्य के राजनीतिक विवादों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह कभी नहीं रोई। ऐसा नहीं था कि वह रोना नहीं चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह रो नहीं सकती थी। साम्राज्य की रानी कैसे आंसू बहा सकती थी? हालांकि जब उसने इत्र लगाया और उसे सूंघा तो वह निश्चित थी कि इत्र साधारण था और उसके संग्रह में भी प्रवेश नहीं कर सकता था। हालांकि इसने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसने अपने पिता को देखा हो। जब वह छोटी थी, उसके पिता हमेशा उसे अपनी बाहों में पकड़ना पसंद करते थे और उसे साम्राज्य के बारे में बताते थे। वह भी अपने पिता की दाढ़ी खींचेगी और दोनों एक साथ हंसेंगे। वह उसका सबसे खुशहाल समय था। वीनस, क्या एक अच्छा इत्र है? 10 सेकंड से अधिक समय बाद महारानी सिंथिया ने अपने आंसू पोंछे और अपने हाथ में इत्र को जकड़ लिया। यह इत्र उसे ऐसा महसूस करा रहा था जैसे उसने वही देखा जो वह सबसे ज्यादा देखना चाहती थी। यह एक ऐसी भावना थी जो उसने अन्य इत्रों में कभी महसूस नहीं की थी। वह इसे कैसे रखे? यह अद्भुत था, लेकिन उसे यह वास्तव में पसंद था। ये वास्तव में एक अच्छा इत्र है। महारानी सिंथिया बहुत खुश थी। वह लंबे समय से इतनी खुश नहीं थी। उसने खुद को व्यवस्थित किया और गार्ड को आर्या को लाने के लिए बुलाया। आर्या और विक्टर बगल के कमरे में थे, इंतजार कर रहे थे। आर्या, तुम मेरे खिलाफ नहीं जीत सकते। वाणिज्य मंडल मेरा होना चाहिए था। अगर तुम वापस आने को तैयार हो तो मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। विक्टर हमेशा की तरह दयालुता से कहा, अब बकवास करना बंद करो। क्या तुम्हें घिन नहीं आती? आर्या ने बस उस पर एक नज़र डाली और उसे नज़रअंदाज कर दिया। वह उत्सुक था, यह नहीं जानता था कि क्या हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि इत्र बहुत मजबूत था? अचानक दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। एक गार्ड अंदर चला गया और आर्या और विक्टर दोनों तुरंत खड़े हो गए। गार्ड ने दोनों पर एक नज़र डाली और कहा, आर्या कजान, रानी तुमसे मिलना चाहती हैं। जहां तक विक्टर कजान की बात है, तुम जा सकते हो। विक्टर को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली ने मार दिया हो। उसने आर्या को देखा, जो दूर नहीं था, अविश्वास के चेहरे के साथ। ये कैसे संभव था? आर्या के चेहरे पर आखिरकार एक मुस्कान दिखाई दी। वह तुरंत गार्ड का पीछा किया, लेकिन जब उसने फिर से रानी को देखा तो रानी ने पहली बात ये कही, मुझे नहीं लगता कि वीनस नाम अच्छा है। इसे स्टारलाइट कहते हैं, आकाश में सितारों के बीच प्रकाश की एकमात्र किरण। आर्या एक पल के लिए दंग रह गया, फिर वह मुस्कुराया। आज से इस इत्र को स्टारलाइट कहा जाएगा। उसे यह मिल गया। विक्टर एक विस्मय में चला गया। आर्या ने घमंड से छोड़ दिया।
महारानी सिंथिया मुख्य हॉल में लौट आई और अपने सिंहासन पर बैठ गईं। उसने अपने हाथ में इत्र की बोतल को पकड़ रखा था। महारानी सिंथिया लंबे समय से ठंडे सिंहासन की आदी हो गई थी। उसने एक बार फिर थोड़ा सा इत्र छिड़का और सूंघा। एक पल में एक अजीब आकर्षण उसके शरीर पर फैल गया। वह नहीं रोई। पिछली बार वह केवल इसलिए रोई थी क्योंकि उसने अपने आंसू को बहुत लंबे समय तक दबा रखा था। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद वह अभी भी साम्राज्य की राजसी रानी थी। इस समय कोई और हॉल में चला गया। मेरी रानी, ब्राइन साम्राज्य के मार्क्विस एलिना फिर से आपसे मिलना चाहते हैं। यह एक महिला थी जिसने एक महान शूरवीर की आभा भी बिखेरी थी। हालांकि वह इस समय थोड़ी भ्रमित थी। रानी को देखकर उसे लगा कि रानी आज विशेष रूप से आकर्षक थी, जिसने उसे चिढ़ाने का मन किया। हाँ, उसे आने दो, महारानी सिंथिया ने सिर हिलाया। लेकिन क्या तुमने कल नहीं कहा था कि तुम उन्हें इतनी जल्दी नहीं देखोगी, मेरी रानी? महिला हैरान थी। वह रानी के साथ बड़ी हुई थी और उसके साथ सबसे करीबी रिश्ता था। अब उनमें से केवल दो थे, यही कारण था कि उसने ये सवाल पूछा। महारानी सिंथिया ने उस पर एक नज़र डाली और कहा, ब्राइन साम्राज्य लोरेन साम्राज्य से अधिक मजबूत है, लेकिन लोरेन साम्राज्य ब्राइन साम्राज्य से अधिक समृद्ध है। यह एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए मुझे उन्हें एक चेतावनी देने की जरूरत थी और शर्तों के बारे में बात करने के लिए सही समय का इंतजार करना था। अन्यथा वे केवल ये सोचेंगे कि हम कमज़ोर हैं। क्या आपकी महिमा ने मुझे कल नहीं बताया कि हम ऐसा इतनी जल्दी नहीं करेंगे? हम इसे आज क्यों कर रहे हैं? महिला ने जिज्ञासा से पूछा। ये कुछ भी नहीं है, मैं बस अच्छे मूड में हूँ। महारानी सिंथिया ने उस पर एक नज़र डाली और कुछ नहीं कहा। चलो चलते हैं, चलो ब्राइन के मार्क्विस से मिलते हैं, महारानी सिंथिया ने शांति से कहा जैसे ही वह अपने सिंहासन से नीचे चली गई। यह मूल रूप से योजना बनाई गई थी, लेकिन वह आज एक अच्छे मूड में थी, तो उसने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला किया। जहां तक एक कारण का सवाल है, यह शायद इत्र की उस छोटी बोतल के कारण था। उसी समय एक सम्मेलन कक्ष में मार्क्विस एलिना सामने बैठे थे। उनकी अभिव्यक्ति शांत थी। उसके पीछे दूसरे लोग थे, उनमें से ज्यादातर घबराए हुए लग रहे थे। अगर वे थोड़ी देर के लिए घबराए हुए थे तो उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के खारिज किया आ जा सकता था। मुझे उम्मीद है कि इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। मार्क्विस एलिना ने शांति से आगे देखा, गहरे विचार में। वास्तव में महारानी सिंथिया के बार बार अस्वीकार करने से पहले ही उसका मूल आत्मविश्वास डगमगा गया था। उसने सोचा कि क्या उसे शर्तों को थोड़ा कम करना चाहिए। ये रानी उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन थी। जैसे ही वे सोच रहे थे, दरवाजा अचानक खुल गया। महारानी सिंथिया लोगों के समूह के साथ सामने चली गईं। रानी की आंखें थोड़ी सनकरी हो गईं और एक भव्यता की भावना उससे निकली। इस रानी, जिसने लगभग 20 वर्षों तक साम्राज्य पर शासन किया था, ने लंबे समय से अन्य देशों को यह बता दिया था कि उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। सभी ने अपनी सीट ले ली। मार्क्विस एलिना ने गहरी सांस ली और बोलने की तैयारी की। मैं गठबंधन के लिए सहमत हूँ। चलो शर्तों के बारे में बात करते हैं। हालांकि इससे पहले कि मार्क्विस एलिना बोल पाता, महारानी सिंथिया ने बात की। मार्क्विस एलिना ने अपनी सांस रोक ली और लगभग सांस नहीं ले सका। उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। क्या हुआ था? रानी इतनी क्यों बदल गई? ... अगले दिन सुबह में एली को खबर मिली थी कि आर्या को रानी का समर्थन मिल गया था और वह पहले ही वाणिज्य मंडल में लौट आया था, विक्टर को खत्म करने की तैयारी कर रहा था। ये सामान्य था और इस तरह से एली को लगा कि उसके प्रयास व्यर्थ नहीं थे। थोड़ी मात्रा में निवेश एक बड़ी मात्रा में धन में बदलने वाला था, जो एली को भविष्य में धन और स्वतंत्रता प्राप्त करने की संभावना देगा। लेकिन दोपहर में उसे मिली खबर ने उसे चौंका दिया। गठबंधन वास्तव में सफल हो गया था। इसने एली को मार्क्विस एलिना को एक नई रोशनी में देखने के लिए मजबूर किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी स्थिति को बदल देगा, लेकिन उसे क्या पता नहीं था कि मार्क्विस एलिना उससे भी ज्यादा भ्रमित था। वह बस जानना चाहता था कि क्यों। हालांकि सफलता केवल शुरुआत थी। जो कुछ हुआ वह हितों के आदान प्रदान के लिए बातचीत होगी। वह असली टकराव का समय होगा। मार्क्विस एलिना साम्राज्य के हितों को नहीं छोड़ेगा और महारानी सिंथिया निश्चित रूप से अपने कौशल दिखाएगी। इसमें शायद कुछ समय लगेगा। इस समय डॉक्टर, विद्वान और अन्य लोग जिन्हें वे अपने साथ लाए थे, आखिरकार अपनी भूमिका निभा सकते थे। उन्हें लोरेन साम्राज्य में विभिन्न विभागों में सीखने और संवाद करने के लिए सौंपा गया था। एली और क्लेमेंट को विद्वानों की एक छोटी टीम को सौंपा गया था। वे एक परियोजना पर एक साथ काम करेंगे जिसके बारे में लोग आशावादी नहीं थे। साम्राज्य के खंडहर। यहाँ तक कि जब एली ने क्लेमेंट से खबर सुनी तो भी उसे यह अजीब लगा। वास्तव में एक विद्वान था जो एक खंडहर के स्थान पर शोध और तलाश करने में माहिर था। इतना हैरान मत हो, इस साम्राज्य के खंडहर साधारण नहीं हैं। गाड़ी में विद्वान क्लेमेंट ने एली पर एक नज़र डाली। दोनों अनुसंधान टीम के रास्ते पर थे।
विद्वान क्लेमेंट को अपने पुराने दोस्त से अग्रिम में कुछ जानकारी मिली थी और वह कुछ विवरण जानता था। मास्टर और शिष्य को यादृच्छिक रूप से साम्राज्य के खंडहरों के बारे में एक अनुसंधान समूह को सौंपा गया था। मुख्य उद्देश्य साम्राज्य के खंडहरों की प्रामाणिकता को खोजना और सत्यापित करना था। इन खंडहरों की बात करें तो यह इतना लंबा समय पहले नहीं था, लगभग 200 साल पहले, लेकिन इसका एक बहुत लंबा इतिहास था। उस समय लोरेन पैलेस अभी तक लोरेन साम्राज्य नहीं था और यह ओलिसन साम्राज्य नामक एक साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया था। बाद में साम्राज्य को ब्राइन द्वारा नष्ट कर दिया गया। इसके विनाश से पहले ओलिसन साम्राज्य के राजा ने साम्राज्य के अधिकांश खजाने और खजाने को छिपा दिया था। जहां तक ये कहाँ छिपा हुआ था बहुत से लोग नहीं जानते थे। ये खंडहरों का रहस्य भी था। यह उसके बाद ही था कि लोरेन साम्राज्य की स्थापना हुई और आज तक जारी रहा। यह अनुसंधान परियोजना एक दशक से अधिक समय पहले लोरेन साम्राज्य के एक महान विद्वान द्वारा स्थापित की गई थी। उस समय रानी ने भी इस पर बहुत ध्यान दिया था। पूरे देश के विद्वान, इतिहासकार और यहाँ तक कि भूगोलवेत्ता भी इसमें भाग लिया। इसने साम्राज्य की शैक्षणिक दुनिया में एक बड़ी सनसनी पैदा की। उस समय सैकड़ों लोग एक ही समय में इस परियोजना में भाग ले रहे थे। हर साल साम्राज्य भी बड़ी मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। उन्हें क्या मिला? विषय की एक सामान्य समझ प्राप्त करने के बाद एली ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हें क्या लगता है? विद्वान क्लेमेंट ने उस पर आंखें घुमाईं। एली ने भी अपने सिर पर थपथपाया। क्या एक मूर्खतापूर्ण सवाल है? अगर उसे वास्तव में यह मिला तो एक अनुसंधान परियोजना क्यों होगी? क्या वह हरमन से संक्रमित हो गया था? इसके बारे में बोलते हुए जब मेरे दोस्त ने मुझे इसके बारे में बताया तो उसने कहा कि यह निश्चित रूप से हमारे लिए एक आश्चर्य होगा। क्लेमेंट ने जोड़ा, थोड़ा उत्सुक। दूसरी ओर एली को एक बेहोश भावना थी कि कुछ गलत था। हम यहाँ हैं, विद्वानों। गाड़ी भी रुक गई। एली और विद्वान क्लेमेंट ने एक नज़र का आदान प्रदान किया। विद्वान क्लेमेंट पहले गाड़ी से बाहर निकले और एली ने पीछे पीछे उनका पीछा किया। दोनों गाड़ी से उतरे और अपने सामने के दृश्य को देखा। फिर वे एक ही समय में चुप हो गए। वे अब शहर में नहीं थे बल्कि डूलिंग के पूर्व में एक छोटी, अलग सड़क पर थे। हर जगह कम उछाल वाली इमारतें थीं और सबसे ऊंची केवल 2 कहानियां ऊंची थी। उनमें से ज़्यादातर बुरी हालत में थे। उन्हें इस गली पर सड़क के बीच में छोड़ दिया गया था। चारों ओर देखते हुए कोई तथाकथित परियोजना टीम नहीं थी। विद्वान क्लेमेंट ने जमीन को देखा जो पत्थर और मिट्टी के साथ मिला हुआ था और पूछा, परियोजना टीम कहाँ है? शिक्षक, वहाँ। तेज तर्रार एली ने पहले ही अपनी यात्रा के लक्ष्य की खोज कर ली थी। एक घिसा पिटा संकेत 2 पास की इमारतों की दीवारों के बीच लटका हुआ था। सूखने का इंतजार कर रहा एक भान का कपड़ा संक एतर पर लटका हुआ था और कपड़े के माध्यम से कोई भी उस पर कुछ बड़े शब्दों को बेहोश रूप से देख सकता था। साम्राज्य के खंडहर। क्लेमेंट और एली ने एक दूसरे को देखा और समझा कि आश्चर्य क्या था। चलो चलते हैं और देखते हैं। शायद यह अंदर बहुत बेहतर होगा। विद्वान क्लेमेंट के मुंह का कोना मटक गया क्योंकि उसने खुद को सांत्वना दी। दोनों गली में चले गए और कचरा और भागते चूहों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। गली के अंत में उन्होंने एक मार्ग देखा जो भूमिगत हो गया था। इसमें कोई शक नहीं, यह उनका गंतव्य था। एक छात्र के रूप में एली ने विनम्रतापूर्वक शिक्षक को पहले प्रवेश करने का इशारा किया। विद्वान क्लेमेंट ने गहरी सांस ली और संकीर्ण और अंधेरे प्रवेश द्वार में चले गए। अंदर यह मंद रोशनी के साथ एक छोटा तहखाना था। बीच में एक विशाल मेज थी जो सभी प्रकार के नक्शे और दस्तावेजों के साथ बुकशेल्फ से घिरा हुआ था। जहां तक शोधकर्ताओं का सवाल है उनमें से 3 थे। उनमें से एक नक्शों के ढेर में दफन था, कुछ तलाश रहा था। दूसरा किताबों के पहाड़ पर लेटा हुआ था, अपना सिर नीचे करके कुछ अध्ययन कर रहा था। आखिरी ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं जैसे कि वह जीवन के बारे में सोच रहा था। एली और विद्वान क्लेमेंट ने फिर से एक दूसरे को देखा। ये परियोजना थोड़ी अविश्वसनीय लग रही थी। वाह, आखिरकार एक नया व्यक्ति। अचानक जैसे कि उसने एक आवाज़ सुनी थी, आदमी अपनी आंखें बंद करके उन्हें खोल दिया। जब उसने एली और दूसरे आदमी को देखा तो उसकी आंखें तुरंत चमक गईं और वह एक पल में खड़ा हो गया। नमस्ते, मैं साम्राज्य के खंडहरों का प्रभारी व्यक्ति हूँ। स्वागत है, स्वागत है। आदमी ने विद्वान क्लेमेंट का हाथ पकड़ा और उत्साह से कहा, ओह, हम ब्राइन साम्राज्य से हैं। हम वैज्ञानिक आदान प्रदान के लिए यहाँ हैं। विद्वान क्लेमेंट ने कठिनाई से मुस्कुराया और समझाया, ओह, मुझे अब याद है। जैसे कि उसने कुछ सोचा था, आदमी ने अचानक एहसास का एक रूप प्रकट किया। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें एक गिलास पानी दूंगा, आदमी ने समझाया। फिर तुरंत एक शेल्फ पर चला गया और बाएं और दाएं देखा। कुछ मिनटों के बाद वह अजीब तरह से वापस चला गया। मुझे खेद है, लेकिन हमारे पास यहाँ कोई अतिरिक्त कप नहीं लगता है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो तुम मेरे कप का उपयोग कर सकते हो। आदमी थोड़ा शर्मिंदा था। ये ठीक है। एली के मुंह का कोना मटक गया।
ऐसा लग रहा था कि यह परियोजना टीम उसके विचार से भी कम महत्वपूर्ण थी। तुम लोग अच्छी स्थिति में नहीं लगते हो। एली ने चारों ओर देखा। लगभग कुछ भी नया नहीं था, उन 2 श्रमिकों का उल्लेख नहीं करना जिन्होंने अपना सिर भी नहीं उठाया था। वास्तव में जब से साम्राज्य ने सोचा कि इस पर समय और ऊर्जा खर्च करना एक मूर्खतापूर्ण और गलत निर्णय था, हमें एक भी पैसा नहीं मिला है। विधवा, 9 को भी पैसे की जरूरत है और अब हम में से केवल 3 ही बचे हैं। आदमी ने सिर हिलाया और दुखद रूप से समझाया। ओह, ठीक है, तुम मुझे अके कह सकते हो, एक प्राकृतिक विद्वान। वह था है, एक विद्वान जो इतिहास का अध्ययन करता है। ये वेरा है, एक विद्वान जो नक्शों का अध्ययन करना पसंद करता है। लेकिन वे दोनों कट्टर हैं, तो उन्हें बात करना और संवाद करना पसंद नहीं हो सकता है। अके वहां खड़ा था और उसने एली और क्लेमेंट से बात करते हुए दूसरे 2 की ओर इशारा किया। ये सच था, वे दोनों यहाँ इतने लंबे समय से थे लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। आथ वेरा, अके अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वह आखिरकार चला गया और दोनों को ऊपर खींच लिया। आथा आंखों के नीचे काले घेरे वाला एक पतला आदमी था, जबकि वेरा एक दागदार महिला थी। हालांकि उसने कपड़े नहीं पहने थे, उसके चेहरे की विशेषताएं अच्छी थीं। स्वागत है, स्वागत है। दोनों को एली और क्लेमेंट का स्वागत करने के लिए खींचा गया। मैं एली हूँ, यह मेरे शिक्षक विद्वान क्लेमेंट हैं। एली ने भी परिचय दिया और समूह एक दूसरे को जानने लगा। टीम में आपका स्वागत है। उद्धरण चिन्ह। एक दूसरे को जानने के बाद अके के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी, जबकि आथा और वेरा अपने काम पर लौट आए। दूसरी ओर एली और क्लेमेंट को ऐसा लगा जैसे उन्हें धोखा दिया गया था। जब उसे कोई विकल्प नहीं मिला तो उसे इसे स्वीकार करना पड़ा। एली और क्लेमेंट ने अपना साधारण सामान लिया और यहाँ बस गए। सबसे सौभाग्यशाली बात यह थी कि यहाँ के शयनकक्ष अभी भी अच्छी स्थिति में थे और अपेक्षाकृत साफ थे। अगली सुबह अके ने सभी को इकट्ठा किया और आगे क्या करना है, इस पर चर्चा करने के लिए एक सेमिनार आयोजित करने का फैसला किया। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, विद्वान क्लेमेंट और एली, कृपया बताएं कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं ताकि मैं काम की व्यवस्था कर सकूं। अके ने पूछा। मैं इतिहास, वनस्पति विज्ञान और कुछ प्राकृतिक विज्ञान में अच्छा हूं। विद्वान क्लेमेंट ने कहा। मैं इतिहास और हेरल्ड्री में अच्छा हूं। एली ने जारी रखा। हाँ, वनस्पति विज्ञान ज़्यादा मदद नहीं कर सकता है, लेकिन इतिहास कुछ मदद करेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि आपको यहाँ सौंपा गया था, लेकिन आप लोरेन साम्राज्य के इतिहास से इतने परिचित नहीं होंगे। मुझे सोचना होगा कि काम की व्यवस्था कैसे करें। अके गहरे विचार में पड़ गया। अचानक उसने खर्राटों की आवाज़ें सुनी। आथा सो गया था और मेज पर लार टपका रहा था। वेरा ने अपना सिर हिलाया। अके का मुंह मटक गया जब उसने ये देखा। मुझे खेद है, दोनों रात में काम करना पसंद करते हैं। वे दिन के दौरान हमेशा ऐसे ही होते हैं। अके ने समझाया। ये ठीक है, चलो जारी रखें। विद्वान क्लेमेंट ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ सेकंड बाद स्थिति को स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैं जारी रखूंगा। हम अभी कहाँ थे? ओह, मैं इतिहास के बारे में बात कर रहा हूँ। लोरेन साम्राज्य ओलिसन साम्राज्य की नींव पर बनाया गया था। हमें भी साम्राज्य की अधिकांश विरासत मिली है, तो हमारा इतिहास यहाँ थोड़ा जटिल है। इसके बारे में बोलते हुए, अगर आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं तो आपको ब्राइन के पहले राजा सेलिन मलिन से शुरू करना होगा। उसने अभी क्या सुना? क्या? ब्राइन के पहले राजा सेलिन मलिन, सेलिन मेटेट्रिन। अके। एली की सांस थोड़ी तेज थी क्योंकि उसने जल्दी से अके को बाधित किया। अके, 1 मिनट रुको। तुम ब्राइन साम्राज्य के पहले राजा का नाम कैसे जानते हो? ब्राइन साम्राज्य में लगभग कोई भी इस नाम को नहीं जानता है। एली ने पूछा। वह इतने लंबे समय से इतना उत्साहित नहीं था। ओह, ठीक है, ये गोपनीय जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ये ठीक है। आप पहले ही परियोजना टीम में शामिल हो गए हैं, तो आपको कुछ चीज़ें पता होंगी। मैं आपको बताना भूल गया था, परियोजना टीम उस समय सीध ईरानी की देखरेख में थी। तो भले ही हमारे पास पैसा नहीं है, फिर भी हमारे पास अधिकार है। हम कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पढ़ने के लिए साम्राज्य के दूसरे पुस्तकालय में भी प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि, क्या आप अपने पहले राजा का नाम नहीं जानते? अके ने पूछा। एली ने सिर हिलाया। बस एक पल में वह थोड़ा समझ गया। वह साम्राज्य के वास्तविक पुस्तकालय में कभी नहीं गया था, तो वह कुछ रहस्यों को नहीं जानता था। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें जरूरी नहीं कि रहस्य थीं, और यहाँ की जानकारी ब्राइन साम्राज्य से अधिक सटीक हो सकती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई देश अपनी सामग्री को संशोधित करेंगे। उदाहरण के लिए, सेलिन मलिन ने ब्राइन के इतिहास में अपना नाम और अपने आसपास के लोगों को छिपा दिया था, लेकिन अन्य देश ऐसा नहीं करेंगे। सूक्ष्म रूप से एली ने अपनी सांस को तेज होते हुए महसूस किया। अगर यह सच था, तो यह परियोजना टीम उसके लिए एक खजाने का गोदाम थी। खजाना कोई मायने नहीं रखता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसने उसे ब्राइन के इतिहास, वास्तविक इतिहास के करीब जाने की अनुमति दी।
इसके अलावा पहले की जानकारी को मिलाकर एक उच्च संभावना थी कि यह सेलिन मेटेट्रिन, सेलिन मलिन था। परियोजना टीम में अपने पहले दिन उसने एक सवाल की पुष्टि की जिस पर उसे पहले संदेह था। ये वास्तव में एक खजाने का गोदाम था। ओह, ये सही है। आखिरकार ये जानकारी काफी गोपनीय लगती है। अके ने सिर हिलाया। दोनों अवाक थे। तो तुम हमें क्यों बता रहे हो? उद्धरण, भूल जाओ, मैं बस जारी रखूंगा। अके ने सिर हिलाया। सेलिन मलिन की बात करें तो उसका वास्तव में एक छात्र था। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन यह वही छात्र था जो उस समय ओलिसन साम्राज्य और ब्राइन साम्राज्य के बीच संपर्क था। वह कूटनीति का प्रभारी था, लेकिन ऐसा लगता था कि बाद में कुछ हुआ था और साम्राज्य ने ओलिसन साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। अके ने धीरे धीरे समझाया, और उस समय एली पहले से ही सुन्न हो गया था। सौभाग्य से उसे इस जगह पर सौंपा गया था। सेलिन मेटेट्रिन का वास्तव में एक छात्र था जो दोनों साम्राज्यों के लिए एक राजनयिक था। इस बार एली ने नहीं पूछा। इसके बजाय उसने खुद इसकी जांच करने की तैयारी की। इस बार उसने सोचा था कि उसका सबसे बड़ा लाभ वाणिज्य मंडल था, लेकिन अब वह केवल ये कह सकता था कि वह बहुत सती और अनुभवहीन था। साम्राज्य के खंडहर, यह उसका खजाना था। जल्द ही अके ने बाद के हिस्से का एक सरल स्पष्टीकरण दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो एली सुनना चाहता था। फिर उसने उन दोनों को अपना काम सौंपा। उसने मुख्य रूप से उन्हें पढ़ने के लिए कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज दिए। बेशक अगर वे अधिक उन्नत जानकारी पढ़ना चाहते थे तो वे उसे भी बता सकते थे। वह उन्हें साम्राज्य के दूसरे पुस्तकालय में ले जा सकता था। क्लेमेंट ने आह भरी जबकि एली की आंखें चमक रही थीं। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया था। ब्राइन साम्राज्य और लोरेन साम्राज्य हितों के आदान प्रदान पर चर्चा कर रहे थे। कोई भी पक्ष दूसरे को उपज नहीं दे रहा था। इसने बातचीत को जारी रखा, लेकिन लगभग कोई प्रगति नहीं हुई। मार्क्विस एलिना इतना चिंतित था कि वह खा भी नहीं सकता था। कुछ चिंतित थे जबकि अन्य खुश थे। पिछले महीने से एली ज्ञान के लिए वास्तव में भूखा और प्यासा था। उसने न केवल यहाँ के सभी दस्तावेजों को पढ़ा, उसने अके से उसे दूसरे पुस्तकालय में ले जाने और उन सभी सामग्रियों को पढ़ने के लिए भी कहा जो वह कर सकता था। यह उसके लिए एक बड़ा लाभ था। सबसे पहले उसे यकीन था कि सेलिन मलिन, सेलिन मेटेट्रिन था और यह एक महत्वपूर्ण खोज थी। दूसरा, उसने पाया कि सेलिन मलिन का एक छात्र था जिसका नाम वीस था। कहा जाता था कि वह सेलिन के साथ यहाँ आया था। ये भी मार्क्विस एलिना ने जो कहा था उसके अनुरूप था कि वे बाहरी थे। तीसरा, सामग्रियों का विश्लेषण करने के बाद यह पाया गया कि वीस ओलिसन साम्राज्य के साथ लड़ाई में मर गया था और उसकी वस्तुओं को साम्राज्य द्वारा जब्त कर लिया गया था और खजाने में रखा गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब ओलिसन साम्राज्य हार गया तो खजाने का संग्रह भी खंडहर में था। यह ओलिसन साम्राज्य के साथ गायब हो गया था। एली ने अनुमान लगाया कि एक उच्च मौका था कि वीस एक जादूगर था। तो अब जब एली ने पुष्टि की कि साम्राज्य के खंडहरों में एक जादूगर द्वारा छोड़ा गया एक अवशेष था और यह एक बार सेलिन मेटेट्रिन के छात्र के स्वामित्व में था, तो इसने एली को थोड़ा लालच महसूस कराया। ठीक है, वह लालच में नहीं था बल्कि इसे पाने के लिए दृढ़ था। एकमात्र समस्या साम्राज्य के खंडहरों को ढूंढना था। एली को लगा कि यह उसके लिए परियोजना टीम में योगदान करने का समय था। वह बस गरीब परियोजना टीम की मदद करना चाहता था। उसके साथ क्या गलत था? वह केवल खुद को बहुत दयालु होने के लिए दोषी ठहरा सकता था। हाँ, चूंकि समय कम था इसलिए बातचीत खत्म होते ही वे निकल जाएंगे। इसलिए एली ने अपनी दैनिक ध्यान भी रोक दी और सीधे अध्ययन में लग गए। वह दिन में 7 घंटे आराम करते थे और बाकी समय काम करते थे। इससे क्लेमेंट दंग रह गए। उनके शिष्य इतने मेहनती क्यों थे? दूसरी ओर एली के कट्टर काम के कारण अके और अन्य दो ने भी उन दोनों को स्वीकार कर लिया, और उनके आश्चर्य के लिए ऐसा लगा कि एली की भागीदारी से उनकी प्रगति में वास्तव में थोड़ा सुधार हुआ था। 10 दिन बाद जब एली ने यह साबित करने के लिए सबूतों की पूरी श्रृंखला निकाली कि साम्राज्य के खंडहर निश्चित रूप से मौजूद थे, तो पूरी परियोजना टीम पागल हो गई। मूल रूप से उनकी प्रगति अभी भी इस बात की पुष्टि कर रही थी कि क्या अवशेष वास्तव में मौजूद थे। वास्तव में, हालांकि सभी ने हमेशा माना था कि साम्राज्य के अवशेष मौजूद थे, सच कहूं तो कोई वास्तविक सबूत नहीं मिला था, जो रानी द्वारा हार मानने का एक महत्वपूर्ण कारण भी था। हे भगवान, एली, तुम एक भगवान हो। मुझे रानी को रिपोर्ट करना होगा। तुम अद्भुत हो। अके ने सबूतों का पूरा टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ा, इस पर विश्वास करने में असमर्थ। आथा और वेरा भी उसे अविश्वास में देख रहे थे। वे कट्टर थे, इसलिए इस परियोजना के लिए उनका प्यार किसी की कल्पना से परे था। हालांकि जब एक परियोजना टीम के सदस्य ने परियोजना टीम में शामिल होने के 10 दिन बाद ही वर्षों से अधिक तेजी से प्रगति की, तो वे दोनों थोड़े दंग रह गए। मैं सुझाव देता हूं कि हम इसे रानी को रिपोर्ट न करें। हमें और अधिक खोज होने तक इंतजार करना चाहिए। अन्यथा अगर हम और अधिक सबूत नहीं ढूंढ पाते हैं तो पूरी परियोजना को हटाया जा सकता है। एली ने शांति से कहा।
हाँ हाँ हाँ, तुम सही हो। अके ने सिर हिलाया और अन्य दो सहमत हुए। इस समय हालांकि अके अभी भी प्रभारी व्यक्ति था, वास्तविक केंद्रीय व्यक्ति एली बन गया था। ये भी इसलिए था क्योंकि वे तीनों वास्तव में अवशेषों को खोजना चाहते थे और परियोजना टीम बहुत छोटी थी, इसलिए कोई भी उनकी स्थिति के बारे में नहीं जानता था। उसके बगल में विद्वान क्लेमेंट ने अपनी कलम नीचे रखी और चुप हो गए। क्या वे यहाँ भाग लेने नहीं आए थे? चीजें ऐसे कैसे खत्म हो गईं? वैसे विद्वान क्लेमेंट ने वास्तव में इस परियोजना में बहुत योगदान दिया था। उन्होंने एली को सभी सामग्रियों का विश्लेषण करने में मदद की थी और एली ने सभी कनेक्शन पाए थे और सबूत प्राप्त किए थे। वास्तव में ऐसा नहीं था कि एली इसे अकेले पूरा नहीं कर सकता था, लेकिन काम का बोझ बहुत बड़ा था और उनके पास ज़्यादा समय नहीं था। एली को अपनी प्रतिभा का एक हिस्सा उपयोग करना पड़ा। परियोजना टीम का एक नया नेता था और एली ने कुछ लोगों को काम सौंपना शुरू कर दिया जो उसके आदेशों का पालन करते थे। ये कल्पना करना मुश्किल था कि 10 दिन पहले वह और विद्वान क्लेमेंट अभी अभी आए थे। पलक झपकते ही उनकी स्थिति बहुत बदल गई थी। ये पहली बार भी था कि एली ने खुद को पूरी तरह से काम में डुबो दिया था। ये केवल 20 दिन बाद था जब उसे खबर मिली कि आर्या ने वाणिज्य मंडल के व्यवसाय को पूरी तरह से संभाल लिया था कि उसे अचानक एहसास हुआ कि और 20 दिन बीत गए थे। वे हाल ही में बहुत तेजी से प्रगति कर रहे थे। एली हमेशा खोजों में सुराग ढूंढ सकता था और फिर गलत उत्तरों को खत्म कर सकता था। ये कहा जा सकता है कि वर्तमान दक्षता ने एके को महसूस कराया कि वे तब की तुलना में बहुत अधिक कुशल थे जब उनके पास सैकड़ों लोग थे। दूसरी तरफ महारानी सिंथिया वास्तव में महारानी सिंथिया थी। उसने बातचीत की मेज पर अपनी अदम्य रवैया पूरी तरह से प्रदर्शित किया। दोनों देश लाभों के आदान प्रदान पर एक गर्मागर्म बहस में बंद थे, लेकिन कोई भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं था। यह इसलिए था क्योंकि उसके द्वारा उठाया गया हर कदम एक बड़ा नुकसान देगा। इस समय महारानी सिंथिया निश्चित रूप से केवल इसलिए हार नहीं मानेगी क्योंकि वह अच्छे मूड में थी। यह एक प्रमुख देशव्यापी लेनदेन था और एकमात्र चीज जो अभी तय की जा सकती थी वह लाभ था। हर कोई एक पहिया की तरह घूम रहा था। हर कोई बहुत घबराया हुआ था। साम्राज्य के खंडहरों के लिए परियोजना टीम में कुछ दिखाई देने वाले बदलाव हो रहे थे। व्यस्त काम के कारण वहां का वातावरण और भी बदतर था। हर जगह दस्तावेजों और कचरे के ढेर थे। प्रवेश द्वार पर गली और भी बदतर थी क्योंकि कोई भी इसे साफ नहीं करता था। अंत में यह अभी भी एली था जो इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और किसी को इसे साफ करने के लिए काम पर रखा। हालांकि जब क्लीनर खंडहर में प्रवेश कर गए और अव्यवस्थित के आथा, वेरा और कुछ अन्य लोगों को देखा जो पागल हो गए थे, उन्होंने जल्दी से सफाई की और जगह से बाहर भाग गए। यह एक मानसिक अस्पताल की तरह था। और 10 दिन बीत गए। क्या खंडहरों का स्थान इस बड़े क्षेत्र में पुष्टि की गई है? परियोजना की प्रगति ने फिर से एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया था। 10 दिनों के कटौती के बाद उन्होंने पुष्टि की कि खंडहर लोरेन साम्राज्य के उत्तरी पर्वत श्रृंखला के पास एक क्षेत्र में होना चाहिए। हालांकि ये बहुत बड़ा था और उन्हें इसकी पुष्टि करने के लिए अभी भी समय चाहिए था। उस पर अके को चक्कर आया। प्रगति इतनी तेजी से कैसे हो सकती है? ऐसा लग रहा था जैसे एली और क्लेमेंट के शामिल होने के बाद से सब कुछ बदल गया था और यह स्वयं स्पष्ट था कि एली ने इसमें कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे अके ने उसे और भी अधिक प्रशंसा की। आथा और वेरा ने एली को ऐसे देखा जैसे वे एक भगवान को देख रहे थे। जहां तक क्लेमेंट का सवाल है, वह थोड़ा रिलीव था। ऐसा लगा कि उसका शिष्य काफी प्रतिभाशाली था। पलक झपकते ही और 10 दिन बीत गए। तनावपूर्ण माहौल ने दोनों देशों की राजनयिक टीमों को भर दिया। अब तक कोई भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं था, जिसने उनकी प्रगति को एक महीने पहले के समान स्तर पर रखा। मार्क्विस एलिना ने अपने सिर को धड़कते हुए महसूस किया, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। अन्य लोगों ने कई सुझाव दिए, लेकिन वे सभी बेकार थे। एक पल के लिए उसने युवा व्यक्ति एली के बारे में सोचा, जिसने पहले उसकी जान बचाई थी। वह उससे पूछना चाहता था कि क्या उसके पास कोई रास्ता है, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सका। वह केवल ये जानता था कि एली 5 दिनों के लिए यहाँ दूसरे पुस्तकालय में था और बाहर नहीं आया था। वे उसे बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। मार्क्विस एलिना ने आह भरी और हार मान ली। वह क्यों सोचेगा कि एली के पास कोई समाधान होगा? 3 दिन बाद एली पुस्तकालय से लौटा। मैंने इसे ढूंढ लिया है। उद्धरण चिन्ह। हर कोई उसके शब्दों से चौंक गया। अके का मुंह खुला था और वह इसे बंद नहीं कर सका। आथा, वेरा और विद्वान क्लेमेंट सभी अविश्वास में ऊपर देखा। मैंने उस जगह को ढूंढ लिया है जहां खंडहर एक बार दफन हो गए थे। इसे झुंडों की पर्वत श्रृंखला के सबसे दक्षिणी उभरे हुए कोने कहा जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि 50 साल पहले एक भूकंप आया था, तो इलाका बहुत बदल गया है। अब हमें जो करने की जरूरत है वह इसका वर्तमान स्थान खोजना है। एली ने एक ही सांस में समाप्त किया। पुस्तकालय में बड़ी मात्रा में जानकारी के विश्लेषण और सत्यापन के माध्यम से जाने के बाद एली ने कुछ प्रगति की। सौभाग्य से पहले से कुछ जानकारी बची हुई
थी, जिसने आखिरकार उसे जगह खोजने की अनुमति दी। ठीक है, हम इसे अब ढूंढने जाएंगे। एक नक्शा विद्वान के रूप में वेरा ने तुरंत सिर हिलाया। अन्य लोगों ने भी मदद की। विद्वान क्लेमेंट ने एली को देखा, यह महसूस करते हुए कि उसका शिष्य वास्तव में परिपक्व हो गया था। वह एक परिपक्व विद्वान था, हालांकि वह अभी तक का एक शिक्षार्थी भी नहीं था। ये देखकर कि अन्य लोग व्यस्त होने लगे थे, एली के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। बाकी काम मुश्किल नहीं था, तो उसने इसे उन पर छोड़ दिया। जहां तक उसकी बात है, बेशक वह सोने जा रहा था। अपनी मानसिक ऊर्जा के साथ भी वह 5 दिनों तक बिना सोए पुस्तकालय में रहने के बाद बहुत थक गया था। एली को बिस्तर पर लेटे हुए देखकर अन्य लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। इसके बजाय उन्हें लगा कि यह वही था जो वह हकदार था। और 3 दिन बीत गए। इस दिन वेरा, जो नक्शे में दफन थी, ने एक उत्साहित अभिव्यक्ति के साथ ऊपर देखा और चिल्लाया, मैंने इसे ढूंढ लिया है, मैंने इसे ढूंढ लिया है। हमने साम्राज्य का गुप्त खजाना ढूंढ लिया है। उद्धरण चिन्ह। अगले दिन ये खबर कि साम्राज्य के खंडहर मिल गए थे, डुलिंग में तुरंत फैल गई। चाहे वे रईस हों या विद्वान, हर कोई खबर सुनकर चौंक गया और दंग रह गया। किसी ने वास्तव में नहीं सोचा था कि यह अफवाह, जो 1 दशक से अधिक समय से चल रही थी, वास्तव में सच थी। सभी को ये भी पता था कि इस घटना के खोजकर्ता इस परियोजना के पीछे की टीम थी। लेकिन सभी जानते थे कि मूल 3 सदस्यीय टीम के साथ यह खोज करना असंभव था। फिर उन्हें पता चला कि यह सब तब हुआ था जब क्लेमेंट और एली नामक 2 लोग टीम में शामिल हुए थे। क्लेमेंट और एली अचानक प्रसिद्ध हो गए थे, कम से कम लोरेन साम्राज्य के हलकों में। लोरेन साम्राज्य के अनगिनत विद्वान और महान विद्वान जानना चाहते थे कि उन्होंने इसे कैसे पाया था और खंडहरों का वास्तविक स्थान कहाँ था। बेशक ऐसे लोग भी थे जिन्हें संदेह था कि यह एक घोटाला था। कई लोगों को लगा कि उनके लिए कुछ ऐसा खोजना पूरी तरह से अनुचित था जो दशकों से नहीं मिला था। वे सभी ब्राइन साम्राज्य की राजनयिक टीम को खुद को मूर्ख बनाते हुए देखने का इंतजार कर रहे थे। मार्क्विस एलिना, जिसने अभी अभी एक असफल बातचीत समाप्त की थी, ने भी यह खबर सुनी थी। जबकि वे अभी भी सदमे में थे, उन्होंने तुरंत एली और क्लेमेंट को खोजने का फैसला किया। हालांकि जब वे पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि एली इस बार पुस्तकालय नहीं गया था, बल्कि उसे पहले ही रानी द्वारा बुलाया गया था। अन्य लोग, चाहे वह महान विद्वान कोल्ट, अन्य विद्वान, महान शूरवीर या अन्य हों, सभी पूरी तरह से सदमे में थे। ऐसे कई लोग भी थे जिन्हें पहले उनसे दोस्ती न करने का पछतावा हुआ। उन सभी के अपने अपने विचार थे। जैसे ही अन्य लोग अनुमान लगा रहे थे, एली और अन्य लोगों को वास्तव में बुलाया गया था। 5 लोगों के समूह को महल में ले जाया गया और मुख्य हॉल में प्रसिद्ध रानी से मिला। यह अभी भी वही हॉल था। महारानी सिंथिया अपने सिंहासन पर ऊंचाई पर बैठी थी, शांति से पूरे हॉल को देख रही थी। उसके बगल में महिला शूरवीर थी। क्या आप निश्चित हैं कि आपने इसे ढूंढ लिया है? महारानी सिंथिया ने पूछा, यहाँ तक कि वह भी सदमे की स्थिति में थी। 1 दशक से अधिक समय पहले इस परियोजना टीम की स्थापना उसके समर्थन से हुई थी। उस समय साम्राज्य अभी भी एक कठिन स्थिति में था और अंतराल को भरने के लिए धन की एक राशि की तत्काल आवश्यकता थी। बाद में, क्योंकि अन्य पहलू अच्छी तरह से विकसित हो रहे थे, अंतराल भर गया था, तो उसने इस पर और अधिक प्रयास खर्च नहीं किया। हालांकि यहाँ तक कि वह भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि अगर खंडहर वास्तविक थे, तो अंदर की संपत्ति को वर्तमान साम्राज्य द्वारा भी पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। आखिरकार उस समय ओलिसन साम्राज्य की ताकत वर्तमान ब्राइन साम्राज्य से कम नहीं थी। ब्राइन साम्राज्य एक बार बहुत मजबूत रहा था, लेकिन ये हाल के वर्षों में बहुत कमजोर हो गया था। हाँ, आपकी महिमा, हमने ऐतिहासिक दस्तावेजों के माध्यम से खोज की है और खंडहरों का मूल स्थान पाया है। हमने 50 साल पहले भूकंप से बदले हुए इलाके के बारे में भी पता लगाया। हमें वर्तमान स्थान निर्धारित करने में बहुत समय लगा, अके ने सम्मानपूर्वक कहा, अपने उत्साह को छिपाने में असमर्थ। महारानी सिंथिया ने सिर हिलाया। जहां तक ये सच था या नहीं, उसे केवल तभी इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता थी जब समय आया। मैं थोड़ी उत्सुक हूं। जब आपकी प्रगति पिछले 10 वर्षों में बहुत धीमी रही है, तो यह अचानक कैसे हुआ? महारानी सिंथिया ने पूछा। आपकी महिमा, ये सब विद्वान क्लेमेंट और उनके छात्र एली की मदद के कारण था। वे मुख्य बल थे और मैंने बाद में एली को पूरा कमान भी दिया। अके थोड़ा शर्मिंदा था। ओह, महारानी सिंथिया थोड़ी हैरान थी। उसने अके के बगल में 2 लोगों को देखा, एक बूढ़ा और एक युवा। कहने की जरूरत नहीं है, बूढ़ा विद्वान क्लेमेंट था और युवा एली था। आपकी महिमा, मैं क्लेमेंट हूं और यह मेरा छात्र एली है। उद्धरण चिन्ह। विद्वान क्लेमेंट भी थोड़ा दंग रह गया था। ये पहली बार था जब वह इतने उच्च पद के किसी व्यक्ति से मिला था। बुरा नहीं है, अगर यह सच है तो मैं तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगी। तुम खंडहरों से कोई भी 3 आइटम ले सकते हो। महारानी सिंथिया ने सिर हिलाया और कहा। हर कोई बहुत खुश था। जहां तक 3 आइटमों का सवाल है, वे साम्राज्य के अवशेष थे। कौन जानता था कि वहां कितने मूल्यवान आइटम थे?
सबसे मूल्यवान लोग आसानी से कई सौ सोने के सिक्कों तक पहुंच सकते थे। चूंकि एली मुख्य प्रतिभागी है, तो एली, मुझे अपनी खोज के विवरण बताओ। महारानी सिंथिया ने एक मुस्कान प्रकट की। असफल बातचीत से उसकी परेशानियां काफ़ी हद तक कम हो गई थीं और उसे एली काफ़ी सुखद लगा। आपकी महिमा, ये प्रक्रिया है। सबसे पहले हमने 32 पुस्तकों के माध्यम से पढ़ा और फिर हमने खंडहरों और अवशेषों की प्रामाणिकता की पुष्टि की। फिर हमने फिर से बड़ी मात्रा में जानकारी के माध्यम से पढ़ा। एली ने एक सरल विवरण दिया। मुझे विस्तार से बताओ, महारानी सिंथिया ने फिर से कहा। ठीक है, आपकी महिमा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। एली ने सिर हिलाया। महारानी सिंथिया के बगल में शूरवीर ने यह सुनकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। कितनी जानकारी हो सकती थी? हालांकि एली को सुनने के 5 मिनट बाद महिला शूरवीर के मुंह का कोना मटक गया और उसने खुद से सोचा कि एक शूरवीर होना बेहतर था अपने दिमाग का उपयोग किए बिना। उसके बगल में महारानी सिंथिया की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह थी, जैसे कि कुछ भी नहीं बदला था। हालांकि उसकी थोड़ी कांपती पलकें अभी भी दिखाती थीं कि वह शांत नहीं थी। केवल एली के बोलने के बाद ही महारानी सिंथिया ने राहत की सांस ली। फिर उसने एक वाक्य को मजबूर किया, तुम सब ने बहुत मेहनत की है। ये वास्तव में बहुत कठिन था और यह उसके राष्ट्रीय मामलों के बारे में सोचने से अधिक थकाऊ लग रहा था। यह मुख्य रूप से तर्क, सोच और संख्याओं को संदर्भित करता था। क्या ब्राइन में सभी विद्वान इतने मजबूत थे? तुम बुरे नहीं हो। आज रात मैंने जिन लोगों को भेजा है उन्हें जल्द ही वापस आना चाहिए। जब समय आएगा तो तुम्हें परिणाम पता चल जाएगा। महारानी सिंथिया को कल रात संदेश मिला था और उसने आज एली और अन्य लोगों को बुलाया था। इस समय कोई अचानक हॉल में चला गया। यह एक शूरवीर था। आपकी महिमा, हमने क्षेत्र की जांच की है और पुष्टि की है कि भूमिगत कुछ है। हमने बड़ी मात्रा में सोने का पता लगाया है। ये खंडहर होना चाहिए, शूरवीर ने कहा जैसे ही वह एक पैर पर जमीन पर घुटने टेक रहा था। ये सच लगता है। ये सुनकर महारानी सिंथिया की आंखें चमक गईं। उसी समय एली और अन्य लोगों ने भी राहत की सांस ली। आखिरकार उन्होंने इसे कागज पर पाया था और कोई भी सटीक स्थिति नहीं जानता था। एली, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। अगर तुम तैयार हो तो तुम लोरेन साम्राज्य में आ सकते हो और मैं तुम्हें एक कुलीन उपाधि से भी पुरस्कृत कर सकती हूँ। महारानी सिंथिया बहुत खुश थी। आपकी महिमा, मैं सिर्फ अध्ययन करना चाहता हूँ। मैं वर्तमान स्थिति से बहुत संतुष्ट हूँ। एली ने विनम्रता से मना कर दिया। भविष्य में वह अन्य देशों में जा सकता है, लेकिन यह अभी भी जल्दी था। उसका सब कुछ अभी भी ब्राइन में था और उसे जाने का बड़ी ही कोई जल्दी नहीं थी। ठीक है, लोरेन साम्राज्य का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। बेशक, विद्वान क्लेमेंट का भी स्वागत है। महारानी सिंथिया ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। चूंकि हमने इसे साबित कर दिया है और जगह तुरंत से दूर नहीं है, तो चलो कल वहां जाते हैं और इसे खोदते हैं। महारानी सिंथिया का बड़ी ही रुचि बढ़ गई थी क्योंकि उसने सीधे बात की। लोगों के समूह ने एक दूसरे को देखा। रानी भी एक अधीर व्यक्ति थी। उस रात एली और अन्य लोगों को महल में छोड़ दिया गया। विद्वान क्लेमेंट थोड़ा भावुक थे। ये पहली बार था जब वह किसी देश की रानी से मिले थे। दूसरी ओर एली कल की खुदाई के लिए पूरी तरह से उत्सुक थे। ये कहना ही होगा कि रानी वास्तव में बहुत सुंदर थी। हालांकि वह 30 के दशक में थी, लेकिन एक महान नाइट की शारीरिक फिटनेस के कारण वह 20 के दशक में लगती थी। उनके पास एक तरह की भव्यता भी थी जो आम लोगों में नहीं थी। हालांकि रानी की तुलना में एली सेलिन मेटेट्रिन के छात्र के बारे में अधिक चिंतित थे। मुझे उम्मीद है कि 20 की विरासत अभी भी वही है। यही सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि एली इस बार इतने चौकस थे। वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उसी समय महल में मुख्य हॉल में वापस आकर महारानी सिंथिया अपने सिंहासन पर अकेली बैठी थीं, मानो गहरे विचार में हों। अचानक रानी के कंधों पर एक लबादा रखा गया। अब थोड़ी ठंड हो रही है। महिला नायब महारानी सिंथिया के बगल में खड़ी थी। उसकी आंखें रानी पर टिकी हुई थीं क्योंकि वह धीमी आवाज में बोल रही थी। जब से मैं 10 साल पहले एक महान नाइट बनी हूँ, ये हवा अब मुझे ठंडा महसूस कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। महारानी सिंथिया ने शांति से आगे देखते हुए कहा, शायद, लेकिन यह एक आदत है। जब हम किशोर थे, हम लापरवाह थे। हमारी पसंदीदा चीज़ रात में सितारों को देखने के लिए हॉल के शीर्ष पर दौड़ना था। हम लबादे पहनेंगे या ये बहुत ठंडा होगा? महिला नाइब ने मुस्कान के साथ कहा। हाँ, लेकिन हम पहले जैसे नहीं हो सकते। समय के सामने हर कोई बराबर है। महारानी सिंथिया ने आह भरी। खुद पर बहुत अधिक दबाव मत डालो। थोड़ा आराम करो। महिला नाइब ने अपना हाथ रानी के कंधे पर रखा और कहा, हाँ, लेकिन अभी नहीं। मैंने सुना है कि ब्राइन छठे मर रहे हैं। हाल ही में कई देश अशांति में रहे हैं। हमें कड़ी मेहनत से अर्जित शांति बनाए रखने के लिए और अधिक शक्ति की आवश्यकता है। महारानी सिंथिया ने अपने सामने खाली हॉल को देखते हुए कहा, ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। महिला नाइब ने भी आगे देखा।
महिला नाइट साम्राज्य की जनरल थी और साम्राज्य की सेना का प्रबंधन करने का प्रभारी थी। वह महारानी सिंथिया की भी पूर्ण समर्थक थी। उन दोनों ने हमेशा साम्राज्य को अच्छी व्यवस्था में बनाए रखने में कामयाब रहे। वे इस देश का मूल थे। पलक झपकते ही अगला दिन था। एली और अन्य लोगों को सुबह जल्दी महल से बाहर निकाला गया। उन्हें उनके युद्ध घोड़ों को सौंपा गया था और वे खंडहरों के दफन होने की जगह पर सैनिकों का पीछा करने के लिए तैयार थे। वे खंडहरों का निरीक्षण करने के प्रभारी थे। जहां तक विद्वान क्लेमेंट का सवाल है, वह वहां नहीं थे, मुख्य रूप से क्योंकि वह अब युवा नहीं थे और घोड़े की सवारी नहीं कर सकते थे। लेकिन एली को क्या उम्मीद नहीं थी कि जब वह और अन्य लोग पहुंचे तो कोई पहले से ही इंतजार कर रहा था। महारानी सिंथिया चांदी सफ़ेद कवच में एक कमर से लटकती तलवार के साथ पहने हुए थीं। उनके पीठ पर एक लाल रंग का लबादा लिपटा हुआ था और वह एक जादुई घोड़े पर सवार थीं। उनके द्वारा ली गई हर सांस हवा का एक स्तंभ छोड़ देगी। तुम लोग मेरे पीछे चलो, हम तुरंत निकलेंगे, हमें आधे दिन में वहां होना चाहिए। महारानी सिंथिया ने अपने शरीर को सीधा किया और एक शांत नज़र के साथ सभी को देखा। एली हैरान थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रानी व्यक्तिगत रूप से बाहर आएंगी। वह तुरंत उनके पीछे चला गया और अन्य लोग बारीकी से उनका पीछा किया। बस ऐसे ही रानी सबसे आगे अपने घोड़े पर सवार हुई, जबकि एली और अन्य लोग दोनों तरफ पीछे चले गए। फिर उनके चारों ओर बड़ी संख्या में घुड़सवार और सैनिक थे और समूह जल्दी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा। रास्ते में रानी ने एक शब्द भी नहीं कहा और उनके आसपास किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। चूंकि रानी व्यक्तिगत रूप से यात्रा करने वाली थी, इसलिए आगे का रास्ता साफ कर दिया गया था। रास्ते में कई बड़े पेड़ों को काटते हुए देखा जा सकता था, साथ ही पहाड़ की चट्टानों को भी हटा दिया गया था। 4 घंटे बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंचे। यह एक विशाल पर्वत श्रृंखला के पैर था और कई हरे काले चट्टानें थीं जो दरारों की तरह थीं। चट्टानों की एक बड़ी संख्या एक साथ ढेर की गई थी, एक छोटे पहाड़ की तरह। इनके अलावा सैकड़ों लोगों को पहले से ही यहाँ बुलाया गया था। उन्होंने पूरी तरह से आसपास पर कब्जा कर लिया था और किसी भी समय अपने सामने सब कुछ साफ करने के लिए तैयार थे। क्या ये वह जगह है जिसे हमने पाया? वेरा ने अपने सामने के दृश्य को देखा और चिल्लाई। हाँ, एली ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने अपने सामने पर्वत श्रृंखला को देखा। 100 साल पहले के रिकॉर्ड के अनुसार ये जगह एक छोटा मैदान होना चाहिए था। हालांकि यह अब एक छोटी पर्वत श्रृंखला का एक कोना था। ये केवल कहा जा सकता है कि भूकंप के कारण हुए बदलाव एली ने जो कल्पना की थी उससे कहीं अधिक थे। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि इस जगह को दशकों से किसी ने नहीं खोजा था। एली, हमने पुष्टि की है कि यहाँ भूमिगत कुछ है। क्या आपके पास कोई सुझाव है? इस समय रानी ने बात की, अपने सिर को थोड़ा झुकाते हुए और एली को देखते हुए। आपकी महिमा, आपके लोगों ने पहले ही सब कुछ देखा होगा। मुझे एक विशेषज्ञ के सामने दिखावा नहीं करना चाहिए, एली ने जवाब दिया। हाँ, महारानी सिंथिया ने सिर हिलाया। उन्हें वास्तव में ये युवा व्यक्ति एली बहुत पसंद थे। उनके पास आत्म जागरूकता की एक अच्छी भावना थी और वे बहुत अच्छे लग रहे थे। चलो शुरू करते हैं, महारानी सिंथिया ने पास के शूरवीरों और सैनिकों पर चिल्लाया। सब कुछ रानी के लिए है। एक बहरा करने वाली आवाज़ सुनाई दी। सभी ने उन उपकरणों को निकाला जिन्हें यहाँ पहले से भेजा गया था और खुदाई शुरू कर दी। सैकड़ों लोगों के एक ही समय में काम करने का दृश्य शानदार था। एली ने देखा कि उसके सामने की पहाड़ी तुरंत एक परत से छोटी हो गई थी। जब सैनिकों ने मिट्टी खोद दी, अगर उन्हें एक पत्थर का सामना करना पड़ा तो शूरवीर इसे सीधे तो अड़ देंगे और फिर सैनिक चट्टानों के टुकड़ों को दूर नहीं ले जाएंगे। लोरेन साम्राज्य के सैनिक ब्राइन की तुलना में कैसे हैं? महारानी सिंथिया ने फिर से एली से पूछा। बहुत ऊर्जावान। मैं महसूस कर सकता हूं कि वे अपने दिल में आपकी महिमा की भी पूजा करते हैं। आपकी महिमा उनका विश्वास है, एली ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। वह वास्तव में सैनिकों के रानी के लिए समर्थन को महसूस कर सकते थे। क्या एक उपन्यास जवाब? महारानी सिंथिया की भौहें मटक गईं क्योंकि उन्होंने एक खिलते हुए फूल जैसी मुस्कान प्रकट की। उन्होंने ये सवाल कई लोगों से पूछा था। कुछ ने सेना की युद्ध शक्ति के बारे में बात की, कुछ ने सैनिकों की गुणवत्ता के बारे में बात की और कुछ ने उनके सामंजस्य के बारे में बात की। एली विश्वास के बारे में बात करने वाले पहले थे। मैंने कल तुम्हारे बारे में पूछताछ की और अचानक महसूस किया कि ब्राइन ने वास्तव में तुम्हारी प्रतिभा को दफन कर दिया है। तुम लोरेन साम्राज्य में क्यों नहीं आते? हमें तुम्हारे जैसे प्रतिभाओं की जरूरत है। महारानी सिंथिया ने फिर से आमंत्रित किया। उन्होंने वास्तव में सोचा था कि एली एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने कल किसी को पूछताछ करने के लिए भेजा था और तभी उन्हें पता चला कि एली एक विद्वान भी नहीं थे, बल्कि केवल क्लेमेंट के छात्र थे और वह सिर्फ एक साधारण लाइब्रेरियन थे। इससे वह बहुत हैरान थीं। शुरू में उन्होंने सोचा कि एली ब्राइन साम्राज्य से एक प्रतिभाशाली विद्वान थे, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि ऐसा था। हालांकि साम्राज्य के खंडहरों में प्रदर्शित प्रतिभा को देखते हुए वह निश्चित रूप से एक दुर्लभ प्रतिभा थे।
इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि एली को बिल्कुल भी प्रसिद्धि और भाग्य की परवाह नहीं थी, जिसने उन्हें उसे और भी अधिक पसंद किया और वह उसे अपनी विंग के तहत लेना चाहती थी। मुझे खेद है, आपकी महिमा। मैं अभी भी पुस्तकालय में दिनों को पसंद करता हूँ। एली के अपने विचार थे। अगर वह वास्तव में यहाँ आता तो उसे बहुत ध्यान मिलेगा, जिससे वह भयानक महसूस करेगा। इसके अलावा उसने अभी तक ब्राइन साम्राज्य के राजा सेलिन मेटेट्रिन की जांच समाप्त नहीं की थी, तो वह कैसे छोड़ सकता था? ठीक है, मैं वही बात कहूंगी। लोरेन साम्राज्य का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। रानी ने सिर हिल आया। ये दर्शाता है कि वह समझ गई। वह जानती थी कि वह एली को राजी नहीं कर सकती थी। वह निश्चित रूप से एक साधारण युवा व्यक्ति नहीं था। इसे खोद दिया गया है। उसी समय दूर नहीं, जमीन अचानक गिर गई, जिससे एक बड़ा छेद खुल गया। बगल के सैनिकों ने उत्साह से चिल्लाया। महारानी सिंथिया की आंखें चमक गईं क्योंकि वह अपने घोड़े पर सवार हो गईं। क्या समय पर? छोड़ती हुई रानी को देखकर एली भी थोड़ा आराम से हो गए। अगर रानी ने वास्तव में उसे फिर से आमंत्रित किया तो वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्या करना है। लेकिन अब जब उन्होंने खंडहरों को ढूंढ लिया था तो अगला कदम ये जांचना था कि क्या वीस की विरासत अभी भी वहीं है। मैंने इसे ढूंढ लिया। महारानी सिंथिया दूर खड़ी थीं। जब उन्होंने छेद से परावर्तित सुनहरी रोशनी देखी तो उन्हें राहत मिली। फिर उन्होंने तुरंत सैनिकों को खोदने का आदेश दिया। सैनिकों ने तुरंत गुफा का विस्तार किया और पाया कि भूमिगत एक बड़ी कार्स्ट गुफा थी। ये सोने और खजाने से भरी हुई थी। बड़ी संख्या में आइटम सोने के समुद्र की तरह एक साथ ढेर हो गए थे। सभी सैनिकों की आंखें चमक गईं, लेकिन उन्होंने हिलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ये सभी महारानी की महिमा के थे। खंडहरों की खुदाई करने वाली मुख्य शक्ति के रूप में वे रानी के विश्वसनीय सहयोगी और सैनिक भी थे जो कई सालों तक रानी के पीछे थे। चलो, रानी के आदेश पर एक नाइट तुरंत छेद में कूद गया और अन्य लोग उसका पीछा किया। सभी ने चीजों को बाहर निकाला। एली भी दूर खड़ा था, शांति से सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें वीस के संभावित अवशेषों की तलाश कर रही थीं। चीजें एक एक करके बाहर निकाली गईं और गाड़ी में लादी गईं। ये काम 3 घंटे तक जारी रहा और खत्म नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगा कि एली ने आखिरकार अपना लक्ष्य ढूंढ लिया था। जब सैनिकों की एक जोड़ी बक्सों का ढेर बाहर ले जा रही थी तो एली की नज़र ने अचानक कुछ महसूस किया। उसने बक्सों में से एक की ओर देखा और अंदर से एक जादुई प्रतिक्रिया महसूस की। हालांकि एली ने ऐसा नाटक किया कि उसने इसे नहीं देखा। उसने लापरवाही से क्षेत्र को स्कैन करना जारी रखा। लानत है, मदद! अचानक गुफा के भीतर से एक सैनिक की खतरे की चिल्लाहट आई। तीव्र चीखों के बाद मवेशियों के आकार के 5 या 6 शैतानी मकड़ियां बाहर निकल गईं। उनमें से प्रत्येक की 6 आंखें थीं और उनक ए पैर ब्लेड की तरह तेज थे। उनमें से एक ने सीधे सैनिक के शरीर में अपना पैर डाल दिया और फिर उसे आधे में फाड़ दिया। अज्ञात शैतानी मकड़ी, एक मध्यवर्ती शून्य चक्र, 5 शुरुआती शून्य चक्र। दूर नहीं, एली जल्दी से अपने घोड़े पर पीछे हट गया और मकड़ियों की ताकत का विश्लेषण किया। वह एक मध्यवर्ती मकड़ी से निपट सकता था, लेकिन अगर वे सभी एक साथ बाहर आते तो ये परेशानी भरा होता। इसके अलावा ये केवल मकड़ियों का एक हिस्सा था जो बाहर आया था। गुफा में अन्य मकड़ियां भी हो सकती थीं। इसने एली को भाग्यशाली महसूस कराया कि वह यहाँ अकेला नहीं था। रानी अपने घोड़े पर सवार हुई और रास्ता दिखाया। एक मकड़ी उन पर टूट पड़ी, लेकिन एक तलवार की चमक के साथ मकड़ी को आधे में फाड़ दिया गया। ये पहली बार था कि एली ने एक महान नाइट को कार्रवाई में देखा था। नाइट्स की तुलना में, चाहे वह ताकत या गति के मामले में हो, वे बहुत बेहतर थे। वे पूरी तरह से एक अलग स्तर पर थे। इसके अलावा महारानी सिंथिया ने अभी तक अपनी मौलिक शक्तियों का उपयोग नहीं किया था। ये स्पष्ट था कि महारानी सिंथिया को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ और भी शैतानी मकड़ियाँ होंगी। खतरे से बचने के लिए वह एक को मारने के बाद जल्दी से पीछे हट गई। आखिरकार यहाँ सैकड़ों सैनिक, शूरवीर और यहाँ तक कि कुछ महान नाइट भी थे। उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। महारानी सिंथिया पीछे हट गईं और मकड़ी को तुरंत घेर लिया गया। कम से कम कुछ दर्जन उन्नत नाइट थे और पलक झपकते ही इन मकड़ियों को घेर लिया गया और मार दिया गया। जहां तक मध्यवर्ती मकड़ी का सवाल है, उसने एक गुस्से में चीख निकाली। एक हवा का ब्लेड उड़ गया और एक मध्यवर्ती नाइट को एक पल में उड़ा दिया गया। फिर मकड़ी खाली जगह की ओर भाग गई। ये भागना चाहता था, हालांकि उसके लिए भागना स्वाभाविक रूप से असंभव था। जब वह पहाड़ के किनारे पर एक जंगल में भाग गया तो एक आदमी अचानक बगल से बाहर निकला, जिसके हाथ में एक विशाल तलवार थी। मजबूत हवा का तत्व तुरंत तलवार के चारों ओर लिपट गया और शैतानी मकड़ी को एक पल में फाड़ दिया गया। क्या यह एक महान नाइट की शक्ति है? दूर नहीं, एली रुचि के साथ देख रहा था। आमतौर पर एक महान नाइट नाइट रैंक के चरम पर होगा। हालांकि अब से ऐसा लगता था कि यह केवल एक स्तर 2 नौसिखिया के बराबर था। एक थोड़ा मजब बड़े उच्च स्तर 2 नौसिखिया भी एक साधारण महान नाइट को हरा सकता था।
शैतानी मकड़ी की घटना के बाद महान नाइट्स ने तुरंत अंदर की जांच की और 7 या 8 और मकड़ियों को पाया। उन्हें महान नाइट्स द्वारा जल्दी से मार दिया गया और फिर जला दिया गया। जहां तक खजाने का सवाल है, उन सभी को बाहर निकाला गया। फिर सेना डूलिंग लौट गई। जहां तक एली का सवाल है, वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से रानी का डूलिंग वापस पीछा किया। रास्ते में महारानी सिंथिया ने उसे अपनी इच्छा के अनुसार चुनने की अनुमति दी। एली ने भी लापरवाही से उस छाती और 2 अन्य उच्च मूल्य वाले आइटमों को चुना। महारानी सिंथिया बस मुस्कुराए और उन्हें डूलिंग में एली के होटल में पहुंचा दिया। जहां तक अंदर क्या था, उन्हें परवाह नहीं थी। पूरा लोरेन साम्राज्य उनका था और उन्होंने वास्तव में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी था जो उन्हें इसे अत्यधिक देखने के लिए मजबूर कर सकता था। यात्रा में वहां जाने में 4 घंटे लगे और वापस आने में 6 घंटे लगे, मुख्य रूप से क्योंकि बहुत सारे खजाने थे। और महारानी सिंथिया की वापसी के साथ साम्राज्य के खंडहरों के अस्तित्व का सवाल खुद ही हल हो गया, जिससे उन लोगों को जो एली और अन्य लोगों पर नकली होने का संदेह कर रहे थे, तुरंत चुप हो गए। लोरेन के साम्राज्य के विद्वानों ने भी क्लेमेंट और एली की शक्ति को स्वीकार किया। हालांकि जो लोग अंदर की कहानी नहीं जानते थे, उन्हें अभी भी लगा कि क्लेमेंट मुख्य योगदानकर्ता थे। आखिरकार वह एक विद्वान थे। यहाँ तक कि मार्क्विस एलिना ने भी ऐसा सोचा। हालांकि जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से विद्वान क्लेमेंट का दौरा किया, तो वह बेहद सदमे में थे। ये पता चला कि एली मुख्य बल थे और वह केवल समर्थन के लिए थे। इसने उन्हें युवा व्यक्ति का पूरी तरह से पुनर्मूल्यांकन करने की अनुमति दी। हालांकि कुछ ही लोग थे जो जानते थे कि क्या चल रहा था, इसलिए हालांकि इस मामले का अभी भी एक प्रभाव था। क्रेडिट का एक बड़ा हिस्सा क्लेमेंट द्वारा ले जाया गया था, जिसने एली को मिले ध्यान को कम कर दिया। वास्तव में कई लोगों ने सोचा कि यह सिर्फ एक शिक्षक था जो अपने छात्रों को एक महत्वपूर्ण विषय को पूरा करने के लिए नेतृत्व कर रहा था। अके, वेरा और आर्थर इस बारे में नाराज थे, ये सोचते हुए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एली ने सोचा कि यह इस तरह से ठीक था। उसे पहले से ही वह मिल गया था जो वह चाहता था और प्रसिद्धि जैसी चीजें उसके लिए बेकार थीं। वह ये देखने के लिए पूरी तरह से उत्सुक थे कि बॉक्स में क्या था। लेकिन एली को क्या उम्मीद नहीं थी कि उनके पास बॉक्स खोलने का समय भी नहीं था इससे पहले कि वह चले गए। जैसे ही वह लौटे, मार्क्विस एलिना ने तुरंत उन्हें ढूंढ लिया। उम्मीद है कि वह राजनयिक टीम में शामिल हो सकते हैं। एली ने उन्हें हर तरह से खारिज कर दिया, लेकिन मार्क्विस बहुत दृढ़ थे और आखिरकार उन्हें अंदर खींच लिया। बस ऐसे ही एली ने महान विद्वानों, महान नाइट्स और महान रईसों की टीम में चुपके से प्रवेश किया। वह अस्थायी रूप से उनके साथ रहे और व्यस्त होना शुरू कर दिया। ज़्यादातर समय उनके लिए कुछ भी करने के लिए नहीं था और वह केवल कभी कभार बोलते थे। फिर कुछ दिनों बाद बातचीत फिर से शुरू हुई। ये बातचीत की मेज पर भी था कि एली पहली बार एक अलग महारानी सिंथिया से मिले। उनके शब्द तेज थे और उन्होंने हार नहीं मानी। युद्ध के मैदान पर वह एक अजेय नाइट थी। बातचीत की मेज पर वह एक राजा थी जो अपने देश के लाभ के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगी। जहां तक एली का सवाल है, वह बातचीत की मेज के कोने में बैठे थे। बातचीत अभी भी पहले सुचारू रूप से नहीं चली। हालांकि महारानी सिंथिया ने बाद में साम्राज्य के खंडहरों के बारे में बात की और एक भाषण दिया। मूल रूप से, मैं हार नहीं मानती, लेकिन आपके लोगों ने अचानक मुझे एक विशाल विरासत दी, जो एक विशाल धन है। मैं इस बातचीत में एक कदम पीछे हटने और कुछ लाभों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सभी ने कोने में एली को देखा, जबकि मार्क्विस एलिना ने इस भावना के साथ आह भरी कि इस बच्चे के साथ अच्छी चीजें होंगी। एलिना ने यह भी घोषणा की कि वे एक कदम पीछे हट सकते हैं और बस ऐसे ही दोनों देशों के बीच बातचीत तेजी से आगे बढ़ी। 10 दिन बाद बातचीत समाप्त हो गई और दोनों देशों ने एक गठबंधन बनाया। जहां तक एली का सवाल है, जो केवल सेलिन मेटेट्रिन के छात्र की विरासत प्राप्त करना चाहते थे, उन्होंने दो देशों के बीच राजनयिक संबंधों को स्पष्ट रूप से आगे बढ़ाया था। इसे केवल बहुत पेचीदा कहा जा सकता है। गठबंधन सफल होने के बाद ब्राइन काफिले ने अब और रहने की योजना नहीं बनाई। आदान प्रदान लगभग खत्म हो गया था, तो उन्होंने साम्राज्य में लौटने की तैयारी की। आर्या, मैं अब जा रहा हूँ। चलो बिजनेस अलायंस के बारे में बात करते हैं। एक आलीशान कमरे में एली मुख्य सीट पर बैठे थे, जबकि आर्या जमीन पर बैठे थे। ये कजान चैम्बर ऑफ कॉमर्स था और आज एली आर्या को आखिरी बार देखने के लिए यहाँ थे। हाँ मेरे भगवान, आर्या ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। इतने लंबे समय तक उथल पुथल के बाद कजान चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब पूरी तरह से उनके हाथों में था। जहां तक विक्टर का सवाल है, उसे लंबे समय से डूलिंग से हटा दिया गया था और बाहर निकाल दिया गया था। अपने चाचा को सीधे न मारना पहले से ही बहुत दयालु था। बाहर वह लोरेन साम्राज्य में सबसे बड़े कजान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बॉस थे, लेकिन केवल वह जानता था कि वह अब एक उपकरण के बराबर था। सब कुछ उसके सामने युवा विद्वान एली का था। इन दिनों एली डूलिंग में बहुत प्रसिद्ध थे। आर्या ने आसानी से उनके बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्र की थी, लेकिन जितना अधिक वह जानता था उतना ही वह डर गया।
मुख्य बात यह थी कि वह एली के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता था। सर, दोनों देशों के बीच गठबंधन बन गया है। जब समय आएगा तो दोनों देशों का अधिक संपर्क होगा। हमारा कजान चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी जुनलिन में एक शाखा खोलेगा। जब समय आएगा तो आप सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको जो बड़ी ई चाहिए, मैं आपके लिए उसे ढूंढूंगा, आर्या ने सम्मानपूर्वक कहा। एली ने संतुष्टि में सिर हिलाया। क्या उसने आर्या को इस उद्देश्य के साथ मदद नहीं की? ओह, मुझे कुछ और है जिसे आपको निपटाने की आवश्यकता है। जैसे कि कुछ याद करते हुए एली अचानक बोला, कृपया बोलिए। जुनलिन में एक रोज चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। मैंने सुना है कि हाल ही में उन्हें कच्चे माल के साथ कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है ना? एली ने आर्या पर एक नज़र डाली। मैं समझ गया, मेरे भगवान। आर्या मूर्ख नहीं था और वह समझ गया कि उसका क्या मतलब था। ओह, तो हम आज के लिए यहाँ रुकेंगे। मैं पहले अपनी छुट्टी लूँगा। एली ने अपने बगल की मेज से अपनी टोपी उठाई, उसे पहना और सीधे दरवाजे के लिए चला गया। मैं आपको भेज दूंगा। आर्या तुरंत खड़ा हो गया। कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा उन छोटी चालों को मत करो। अगर दूसरी बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। एली ने सिर हिलाया और एक बहुत ही सामान्य स्वर में बात की। आर्या दंग रह गया। हाँ, मेरे भगवान। आर्या की सांस तेज हो गई और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। हाँ, मैं तुम्हें इस बार थोड़ा दंडित करूंगा। अगली बार यह इतना सरल नहीं होगा। एली ने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। अगले सेकंड पीछे के कमरे से दर्द का एक कम ग्रोन आया। ब्लैक ड्रैगन का झंडा फिर से फहराया गया। ब्राइन साम्राज्य से काफिला धीरे धीरे डूलिंग शहर से चला गया और शहर के फाटक से बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठे एली ने देखा कि डूलिंग शहर धीरे धीरे उसकी नज़रों से गायब हो रहा था। उसने धीरे धीरे पर्दा नीचे खींचा और गाड़ी में बैठ गया। उसका दिल भावनाओं से भरा हुआ था। उनकी पहली यात्रा खत्म हो गई थी। लगभग 3 महीने हो गए थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे यह एक लंबा समय था। यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि यह पहली बार था जब वह बाहर गए थे, तो उन्हें ऐसी भावना थी। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ हासिल भी किया था। सबसे पहले उन्होंने एक बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नियंत्रण प्राप्त किया था, जिससे भविष्य में उनके लिए पैसा कमाना आसान हो जाएगा। उनके पास सामग्री के लिए एक बड़ा और नया आपूर्ति चैनल भी था। दूसरी बात वीस की विरासत प्राप्त करना था, जिसने उन्हें उम्मीद से भर दिया। वह जानना चाहते थे कि सेलिन मेटेट्रिन के छात्र ने क्या छोड़ा था। उन्हें वास्तव में कुछ दिन पहले बॉक्स मिला था, लेकिन पाया कि यह बंद था। अंदर के आइटमों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए उन्होंने बॉक्स नहीं खोला था। हालांकि उन्होंने पहले ही चाबी को बाहर निकाल दिया था। ओह, और उन्हें रानी से 2 अन्य चीजें भी मिलीं। वे 2 बहुत मूल्यवान आइटम थे जिनकी कीमत कम से कम 500 सोने के सिक्के थी। आखिरकार गुफा में जादू के साथ कुछ भी नहीं था। अगर कुछ था भी तो उसे मकड़ियों ने खा लिया होता, तो वह केवल अधिक मूल्यवान आइटम चुन सकते थे। यह उनके शिक्षक के लिए भी वैसा ही था। इस प्रकार ये भविष्यवाणी की जा सकती थी कि उनके शिक्षक भविष्य में लंबे समय तक धन में स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। जहां तक बॉक्स में क्या था, एली ने वापस आने तक इंतजार करने का फैसला किया। आखिरकार वे एक काफिले में थे और बहुत से लोग थे। अगर कुछ हुआ तो यह और भी अधिक परेशानी भरा होगा। रात में काफिला आराम करने के लिए एक जगह पर रुका। चलो बाहर चलते हैं और कुछ खाते हैं। गाड़ी से उतरने के बाद एली ने पीछे देखा। उनके पास जो सामान्य गाड़ी थी, उसकी तुलना में उनकी वर्तमान गाड़ी कहीं अधिक शानदार थी। दोनों सामग्री और सजावट पहले से कहीं बेहतर थे और यह मार्क्वेस एलीन की गाड़ी से दूर नहीं था। कहा जाता था कि यह मार्क्वेस एलिना का एक विशेष आदेश था। बेशक विद्वान क्लेमेंट का इलाज लगभग वही था। ये स्थिति में एक बदलाव था। उन्होंने सैनिक का पीछा एक तंबू में किया। इस समय तंबू में केवल कुछ उच्च पदस्थ लोग थे, जैसे कि कुछ महान रईस और एक महान विद्वान। एली ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और बैठने और खाने के लिए एक जगह ढूंढ ली। दूसरी ओर अन्य लोगों ने समय समय पर उन पर एक नज़र डाली, उन्हें प्रशंसा के साथ देखते हुए। एली, यहाँ आओ और हमारे साथ खाओ। अचानक मार्क्वेस एलिना, जो हॉल के बीच में थे, ने अपना हाथ लहराया, एली को आने का संकेत दिया। एली ने सिर हिलाया और चले गए। एली, तुमने इस बार एक महान काम किया है। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उनके महामहिम राजा को बताऊंगा। वह शायद व्यक्तिगत रूप से तुम्हें बुलाएंगे। मार्क्वेस एलिना ने एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ एली को देखा। इस बार क्रेडिट मुख्य रूप से मेरे शिक्षक को जाता है। मैं सिर्फ एक सहायक हूँ। एली ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये लोरेन साम्राज्य में अभी भी ठीक था, भले ही उसे रानी द्वारा बुलाया गया था। हालांकि अगर इस मामले को जुनलिन शहर में वापस लाया जाता तो शहर में इसके फैलने की संभावना अधिक थी। एली का राजा मिलने का कोई इरादा नहीं था। तुम अभी भी इतने विनम्र हो। जैसे ही उन्होंने खाया, मार्क्वेस एलिना ने पूछा, मैंने सुना है कि तुम अभी तक शादीशुदा नहीं हो, है ना? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊं?
अलीना, परिवार में कई सुंदर लड़कियां हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, धन्यवाद लॉर्ड मार्क्विस। ओह, ठीक है लॉर्ड मार्क्विस, आप लोरेन साम्राज्य के बारे में क्या सोचते हैं? एली ने जल्दी से विषय बदल दिया। लोरेन साम्राज्य में एक अच्छी रानी है। मार्क्विस, अलीना ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। मुझे नहीं पता कि उनके महामहिम का गठबंधन का विचार एक अच्छी बात है या नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर हम उनके विकास को नहीं रोकते हैं तो ये भविष्य में ब्राइन के लिए एक समस्या होगी, उन्होंने कहा। मार्क्विस अलीना रुचि रखता था और एली के लिए स्थिति का विस्तार से विश्लेषण करना शुरू कर दिया। ओह, क्या ऐसा है? दूसरी ओर एली जल्दी से खा रहा था। अरे, हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? चलो बात करते हैं कि तुम अभी तक शादीशुदा क्यों नहीं हो। कुछ मिनट बाद मार्क्विस अलीना को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गलत था। लॉर्ड मार्क्विस, मैंने खाना खत्म कर दिया है। लेकिन तब तक एली पहले ही खाना खत्म कर चुके थे, तो उन्होंने विदा ली और तंबू छोड़ दिया। मार्क्विस अलीना ने एली की पीठ को देखा और मुस्कुराया। क्या एक अच्छा बच्चा है। आधी रात को टीम जुनलिन पहुंची, इसलिए जब वे शहर पहुंचे तो सैनिकों की एक टीम और कुछ रईसों के नौकरों के अलावा कोई और उनका स्वागत करने वाला नहीं था। जहां तक एली और क्लेमेंट का सवाल है, उन्होंने गाड़ी चालक से उन्हें वापस भेजने के लिए कहा। जहां तक पुरस्कारों का सवाल है, या अगर कोई उनसे मिलना चाहता था तो उसे इंतजार करना पड़ेगा। जल्द ही घोड़े के खुरों की आवाज के साथ एली अपने घर लौट आए। पिच ब्लैक घर अंधेरे में खड़ा था और रेलिंग से चिपकी हुई लताओं ने एली को बताया कि सब कुछ सामान्य था। एली ने कोचमैन से बॉक्स को सावधानी से नीचे ले जाने के लिए कहा, फिर कोचमैन से इसे अंदर ले जाने में मदद करने के लिए कहा। हाँ सर, बेशक। कोचमैन ने सिर हिलाया और घर को देखा। उसने महसूस किया कि अंधेरा विशेष रूप से भयानक था। उसने बॉक्स को ले लिया और छोटे आंगन में चला गया। हुश, उसे कुछ रेंगते हुए और रगड़ने की आवाज़ों की एक श्रृंखला बनाते हुए सुनाई दिया। कोचमैन का दिल और भी तेजी से धड़क गया। उसने चारों ओर देखा और दूर नहीं लताओं के नीचे कुछ छोटे जानवरों के शव पाए। वह और भी डर गया। बस इसे यहाँ ले जाओ, अचानक एली बोला। कोचमैन ने तुरंत बॉक्स को नीचे रख दिया और यार्ड से बाहर भाग गया। फिर वह गाड़ी पर चढ़ गया और चला गया। क्या बात है? एली ने भ्रम में सिर हिलाया, लताओं को देखा और अचानक एहसास हुआ। वह 3 महीने से घर से दूर था, लेकिन उसने लताओं को खिलाया नहीं था। हालांकि ये सभी छोटी समस्याएं थीं। वह कल इसके बारे में सोचेगा। एली बॉक्स में क्या था ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। वह बॉक्स को प्रयोगशाला में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। एली ने बॉक्स खोला। एक पल में बॉक्स की सामग्री उसकी आंखों के सामने प्रदर्शित की गई। एक क्रिस्टल बॉल और 3 किताबें थीं। ये निश्चित रूप से एक महान फसल थी। बहुत सी चीजें नहीं थीं, बस किताबें और एक क्रिस्टल बॉल, लेकिन यह उसे आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त था। एली ने तुरंत किताबें उठाईं। 3 किताबें थीं, वारलॉक्स की वंशावली पसंद, उन्नत औषधि विज्ञान और उन्नत कीमिया। जब उसने 3 किताबों के नाम देखे तो एली का मुंह खुला था। ये सभी ज्ञान के भंडार थे। वे सभी थे जिनकी उन्हें सबसे ज्यादा कमी थी, जो वह सबसे ज्यादा चाहते थे। उन्होंने सबसे पहले उन्नत औषधि विज्ञान को उठाया और तुरंत उसे पलट दिया। एक पल में किताब में परिचित फिर भी उच्च स्तर के ज्ञान को देखते हुए एली खुशी में कांप गया। चाहे उसमें दर्ज विशेष तकनीकें हों या कुछ नए औषधि, उन सभी ने एली को ऐसा महसूस कराया जैसे एक नई दुनिया खुल गई थी। एली ने लालची रूप से इसे पढ़ा और 2 घंटे बाद ही अनिच्छा से रुका। वह आज के मिशन के बारे में लगभग भूल गया था। उसे पहले इन चीज़ों को सुलझाना था। फिर उन्होंने दूसरी उन्नत कीमिया की किताब उठाई और ध्यान से इसे पढ़ा। वह भी बहुत हैरान था, क्योंकि उसने देखा कि उसकी मूल तकनीक कितनी खुरदरी थी। हर जादूगर को ज्ञान की एक सहज खोज होती थी, और यहाँ तक कि एली भी कोई अपवाद नहीं था। उसके लिए इस बार की फसल एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तुलना में कहीं अधिक कीमती थी। ओह, एक और है। जैसे कि कुछ याद करते हुए एली ने आखिरी किताब उठाई। इस किताब के बारे में एली वास्तव में उत्सुक था। सेलिन मेटेट्रिन के नोट्स में एक पहले शकल के जादूगर के भविष्य के बारे में बहुत कम जानकारी थी, तो ऐसा लगता था कि वंशावली वारलॉक इसका हिस्सा थे। वह वंशावली के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। उन्होंने किताब खोली। उन्होंने पाया कि सभी प्रकार की वंशावली, उनके फायदे और नुकसान, साथ ही एक तुलना, सबसे उपयुक्त वंशावली कैसे चुनें और उन्नत होने पर क्या वंशावली एकीकृत करें। वंशावली एकीकरण। जब एली ने ये लाइन देखी तो उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति थी। इसका क्या मतलब था? क्या जादूगर के रूप में प्रगति करने के लिए किसी की मानसिक शक्ति को आगे बढ़ाना ही एकमात्र आवश्यकता नहीं थी? उसे अभी भी वंशावली एकीकरण की आवश्यकता क्यों थी? सेलिन मेटेट्रिन के नोट्स ने ऐसा नहीं कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि सेलिन मेटेट्रिन के नोट्स में कोई समस्या थी? एली को सिर दर्द था। वह संदेह से भर गया था। अगर ऐसा होता तो क्या उसे वंशावली एकीकरण में विशेषज्ञता के लिए एक जादूगर के रूप में अपनी मानसिक शक्ति को छोड़ना होगा? लेकिन क्या जादूगर वास्तव में ऐसा करेंगे?
क्या ये जादूगर के सिद्धांत का एक पूर्ण उल्लंघन नहीं था कि मानसिक शक्ति को पहले रखा जाए? इसके अलावा अगर ऐसा होता तो एक जादूगर का मार्ग बहुत संकीर्ण होगा। एली को भी संदेह था कि अगर वह इस मार्ग को चुनता है तो वह केवल वंशावली की शक्ति का उपयोग कर पाएगा। एक जादूगर के लिए यह एक पूर्ण कमजोर करना होगा। क्या रक्त जादूगर बनने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था? ये वास्तव में अजीब है। एली ने किताब को देखा लेकिन उसे लेखक नहीं मिला। अजीब, भूल जाओ, चलो बस देखते हैं कि क्रिस्टल बॉल में क्या है। अपने दिल में संदेह के साथ एली ने बगल में क्रिस्टल बॉल उठाए। ये वह जगह थी जहां से जादुई दोलन आया था। क्रिस्टल बॉल आमतौर पर एक जादूगर के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक उपकरण होता था। इसका उपयोग अक्सर जानकारी, प्रायोगिक डेटा और इसी तरह रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता था। ये वह हिस्सा भी था जिसे एली सबसे ज़्यादा उम्मीद करता था। उसे लगा कि इसमें सेलिन मेटेट्रिन के बारे में कुछ सुराग होंगे। मानसिक शक्ति तुरंत जुड़ी हुई थी। क्रिस्टल बॉल की सामग्री भी एली की चेतना में प्रदर्शित की गई थी। कुछ प्रायोगिक डेटा को नज़रअंदाज करते हुए एली ने अंदर 20 का लॉग पाया और उसके बारे में अधिक सीखा। ये पता चला कि 20 जादूगरों की जगह से नहीं आया था। वह एक छात्र था जिसे सेलिन ने पूर्व से लिया था और एक जादूगर प्रशिक्षु बन गया था। वह सेलिन मेटेट्रिन का पूरे रास्ते यहाँ पीछा किया था। यहाँ आने के बाद उन्होंने खंडहर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें यह नहीं मिला। सेलिन मेटेट्रिन ने वास्तव में 10 से अधिक महान नाइट्स को गुलाम बनाया था। फिर लोगों के एक समूह ने खोज में मदद करने के लिए ब्राइन साम्राज्य की स्थापना की। वीस ओलिसन साम्राज्य के क्षेत्र का प्रभारी था और उसने पाया कि वहाँ सुराग हो सकते हैं। इस तरह सेलिन मेटेट्रिन ने राजा और ओलिसन साम्राज्य के कुछ नेताओं की हत्या कर दी और देश को नष्ट कर दिया। उन्हें वह चीज़ नहीं मिली जिसकी वे तलाश कर रहे थे, लेकिन वीस एक दुर्घटना में मर गया। बस इतना ही। एली ने पलक झपकाए। यह उसकी कल्पना से बहुत कम लग रहा था। कोई ठोस जानकारी भी नहीं थी। एकमात्र चीज़ जो निश्चित थी वह ये थी कि सेलिन मेटेट्रिन एक खंडहर की तलाश में लग रहा था। एली थोड़ा निराश था। उसने सोचा था कि वह सेलिन मेटेट्रिन के बारे में और अधिक पता लगाने में सक्षम होगा। हालांकि ये समझ में आता था। आखिरकार वीस सिर्फ एक छात्र था जिसे सेलिन मेटेट्रिन ने सड़क पर लिया था। वह केवल एक स्तर 2 प्रशिक्षु था। वह कितने जान सकता था? सेलिन मेटेट्रिन ने शायद उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वह सिर्फ एक उपकरण की तलाश में था। ऐसा लगता है कि मुझे सेलिन मेटेट्रिन के आइटमों को खोजने के लिए और समय लेना होगा। सिर हिलाते हुए एली ने उन विचारों को अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया। किताबों ने उसे पहले ही पर्याप्त आश्चर्य दिया था। एली ने महसूस किया कि यह पहले से ही बहुत अच्छा था और बहुत अधिक मांगने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जहाँ तक उस टूटे हुए स्टाफ का सवाल है, एली ने इसे पिघलाने और अपने स्टाफ में फ्यूज करने के लिए तैयार किया, जैसे कचरे का पुनर्चक्रण। हालांकि रक्त वारलॉक की वंशावली पसंद की किताब ने अभी भी एली के दिमाग में एक गहरा संदेह छोड़ दिया। ऐसा क्यों था कि सेलिन मेटेट्रिन के नोट्स ने मानसिक शक्ति को तोड़ने का उल्लेख किया जबकि किताब में उन्नति के लिए रक्त के एकीकरण की आवश्यकता थी? क्या इसमें कुछ ऐसा हो सकता है जो एली को स्पष्ट नहीं था? इस संबंध में एली सतर्क रहे। एक महीना पलक झपकते ही बीत गया। गठबंधन की सफलता का शुरू में एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अन्य लोगों का ध्यान धीरे धीरे दोनों देशों के बीच विशिष्ट संपर्क पर स्थानांतरित हो गया। जहां तक विद्वान क्लेमेंट और एली की प्रसिद्धि का सवाल है, यह एक निश्चित सीमा के भीतर फैल गया। हालांकि वर्षों से बनी आदतें नहीं बदली जा सकती थीं। विद्वान क्लेमेंट के लौटने के बाद वह अपने सामान्य जीवन में लौट आए। एली के लिए भी यही था, बस हमेशा की तरह। इसने कई लोगों को दंग कर दिया, ये कहते हुए कि पुस्तकालय में एक अजीब शिक्षक और छात्र की जोड़ी थी। आखिरकार अगर एक सामान्य व्यक्ति को अचानक इतनी बड़ी प्रसिद्धि मिलती, तो वे आमतौर पर इसका प्रचार करेंगे और अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अवसर का लाभ उठाएंगे। जब यह उनके पास आया तो ऐसा था जैसे वे इस प्रसिद्धि से छिपे हुए थे। हालांकि चाहे कुछ भी हो, दोनों की प्रसिद्धि एक निश्चित सीमा तक बढ़ गई थी। जहां तक राजा का सवाल है, उनका उन्हें बुलाने का कोई इरादा नहीं लगता था। एली को लगा कि कुछ हुआ होगा, लेकिन ये भी अच्छा था। वह उन्नत पुस्तकों का अध्ययन करने और समझने पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया था। गठबंधन के कारण दोनों देशों के बीच संबंध धीरे धीरे गहरा गया। कजान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आखिरकार जुनलिन में अपनी पहली शाखा खोली थी, जिसका मतलब था कि एली के पास अब से सामग्री का एक स्थिर स्रोत होगा। बेशक सबसे खुश एली नहीं बल्कि रोलैंड था। मूल रूप से रोलैंड पिछले घटना से लगभग पागल हो गया था और यहाँ तक कि अपनी संपत्ति बेचने के लिए भी तैयार था, लेकिन उसे अचानक कजान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सहयोग के लिए एक अनुरोध मिला। इसने उसे दोनों दंग और एक्सटैटिक कर दिया। हताश चैम्बर ऑफ कॉमर्स अचानक लोरेन साम्राज्य में नंबर 1 चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़ गया था। इसने न केवल उन्हें खतरे से बचाया बल्कि उन्हें और अधिक शक्ति भी दी। जहाँ तक कि क्यों एक इतना बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स अचानक उन पर मोहित हो जाएगा।
रोलैंड ने केवल एली के बारे में सोचा जो लोरेन जा रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि उन दोनों ने उस रात एक साथ एक पे लिया और लियू यंग गली में चले गए। एक और महीना बीत गया। कुछ और हुआ जिसकी एली को उम्मीद नहीं थी। शाही पुस्तकालय के उपनिदेशकों में से एक का निधन हो गया था। शाही पुस्तकालय में आमतौर पर केवल 3 उपनिदेशक होते थे। वे पुस्तकालय के सभी पहलुओं का प्रबंधन करने में निदेशक की सहायता करने के प्रभारी थे। इसके अलावा चूंकि निदेशक पूरे साल आसपास नहीं थे, इसलिए वे अक्सर वे होते थे जो एक साथ सब कुछ प्रबंधित करते थे। इस बार उपनिदेशक को बदलने के लिए कुल 3 उम्मीदवार थे। किसी कारण से विद्वान क्लेमेंट उनमें से थे। शाही के प्रसिद्ध विद्वान हिला भी थे और दूसरे एक जानकार विद्वान थे। हालांकि हिला के बारे में सुनने के बाद तीसरे विद्वान ने हार मान ली। जब सभी ने सोचा कि हिला उपनिदेशक के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी, तो कुछ और भी अप्रत्याशित हुआ। हिला ने भी हार मान ली, जिससे सभी के जबड़े नीचे गिर गए। उसने जो कारण दिया वह यह था कि वह क्लेमेंट जितनी अच्छी नहीं थी, जिसने कई लोगों को चौंका दिया। अंत में विद्वान क्लेमेंट स्पष्ट रूप से उपनिदेशक बन गए। इस संबंध में एली खुश थे। भविष्य में वह खुले तौर पर स्थिति का लाभ उठा पाएंगे। बेशक खुशी और उदासी थी। जब एली जुनलिन लौट आए और देखा कि हरमन पहले से ही एक शिक्षार्थी बन गए थे और अपनी शिक्षार्थी की वर्दी में दिखावा कर रहे थे, तो उन्होंने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। लानत है, वह केवल एक नाबालिग लाइब्रेरियन थे। विद्वान क्लेमेंट के उपनिदेशक बनने की प्रक्रिया भी बहुत शांत थी और कुछ भी नहीं हुआ। 3 दिन बाद पुस्तकालय के क्यूरेटर ने विद्वान क्लेमेंट को बुलाया। एली को नहीं पता था कि वे दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। वह केवल ये जानता था कि क्लेमेंट के लौटने के बाद उन्होंने क्यूरेटर को बताया कि वह उनसे मिलना चाहते हैं। एक दिन बाद गाड़ी पुस्तकालय से निकल गई, जिसमें एली और विद्वान क्लेमेंट थे। गाड़ी में, शिक्षक, क्यूरेटर मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? क्या गलत है? एली ने पूछा। चिंता मत करो, यह एक अच्छी बात है, विद्वान क्लेमेंट ने एक मुस्कान के साथ कहा, उसे संदेह में रखते हुए। इसके बारे में बोलते हुए वह इस समय के दौरान खुद पर काफी गर्व कर रहे थे। आखिरकार वह लगभग 60 साल के थे, लेकिन वह अचानक उपनिदेशक बन गए। उन्होंने महसूस किया कि यह उनकी एक स्पष्ट पुष्टि थी। एकमात्र चीज जिसने उन्हें हैरान कर दिया था कि हिला ने हार क्यों मान ली थी। चूंकि कोई जवाब नहीं था, वह केवल यह अनुमान लगा सकते थे कि हिला को पद में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ठीक है, तो मुझे निर्देशक के बारे में बताओ, शिक्षक। एरी ने सिर हिलाया और पूछा। इसके बारे में बोलते हुए पुस्तकालय के इस प्रमुख एक किंवदंती थे। उनका नाम सेविरो मेसा था और कहा जाता था कि उनका जन्म एक छोटे शहर की झुग्गियों में हुआ था। उनका परिवार गरीब था और उनके माता पिता दोनों जुआरी थे। वह अक्सर 2 से 3 दिनों तक भूखे रहते थे। जब वह 8 साल के थे तो उनके माता पिता को बहुत अधिक पैसे का बकाया होने के कारण मौत के घाट उतार दिया गया था। वह रातों रात अनाथ हो गए। बिना पैसे और बिना भोजन के, कहने की जरूरत नहीं है सेविरो मेसा की स्थिति कितनी दयनीय थी। हालांकि उनका जन्म एक विशेष क्षमता के साथ हुआ था, और वह एक फोटोग्राफिक मेमोरी थी। जब तक उन्होंने कुछ देखा था वह नहीं भूलेंगे। फिर उन्होंने शब्दों को पहचानने के लिए इस क्षमता का उपयोग किया और जल्दी से एक लेखक बन गए। बाद में जब वह 12 साल के थे तो वह जुनलिन आए और पुस्तकालय में प्रवेश किया। 20 साल की उम्र में वह जल्दी से एक महान सचिव बन गए। और जब वह 15 साल के थे तो उन्होंने गलती से एक नाइट की अध्ययन तकनीक प्राप्त की। उन्होंने पाया कि वह बहुत प्रतिभाशाली थे। उसी साल जब वह एक महान सचिव बने तो वह एक उन्नत नाइट भी बन गए। जहां तक अब का सवाल है, वह पहले से ही 50 साल के थे। वह न केवल पुस्तकालय के प्रमुख थे, बल्कि वह एक महान नाइट भी थे। कहा जाता था कि उनकी ब्राइन छठे के साथ गहरी दोस्ती थी। यह एक उपन्यास की तरह था और साम्राज्य में कई लोग उन्हें एक मूर्ति मानते थे। हालांकि अजीब बात यह थी कि वह 40 साल की उम्र से पहले हर जगह थे, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद वह बिना किसी निशान के गायब हो गए थे और यह जानना बहुत मुश्किल था कि उन्होंने कर या किया था। मुझे उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन वह पूरे साल ब्राइन के बाहर देशों के आसपास भटक रहे हैं। विद्वान क्लेमेंट ने एक पल की हिचकिचाहट के बाद कहा, मैंने उन्हें लोरेन में क्या हुआ इसके बारे में बताया तो वह तुमसे मिलना चाहते हैं। आराम करो, निर्देशक बहुत आसान है। ओह, एली ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक साधारण बैठक थी और बहुत ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। एली ने अपने शिक्षक के साथ बात की और वे जल्द ही एक मैनर में पहुंचे। मैनर बहुत बड़ा था, लेकिन बहुत से लोग नहीं थे। कहा जाता था कि यह ब्राइन छठे का एक उपहार था। जैसे ही क्लेमेंट और एली कार से बाहर निकले, एक बटलर तुरंत उन्हें प्राप्त करने के लिए आया। जल्द ही उन्हें एक लिविंग रूम में रहने की व्यवस्था की गई। मास्टर जल्द ही वापस आ जाएंगे, उन्हें कुछ समय लग सकता है, बटलर ने समझाया। वे दोनों और क्या कह सकते थे? वे केवल इंतजार कर सकते थे।
सौभाग्य से प्रमुख ने उन्हें बहुत देर तक इंतजार नहीं कराया। 10 मिनट बाद बटलर फिर से आया। मिस्टर एली, चलो चलते हैं। एली उठा और उसका पीछा किया। जहां तक क्लेमेंट का सवाल है, वह इंतजार करना जारी रखा। वह आज एली को यहाँ लाया था, तो इसका उसके साथ बहुत कम संबंध था। बटलर के बाद वे दोनों जल्दी से शीर्ष मंजिल पर एक कमरे में पहुंचे। बटलर ने दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ, एक मधुर आवाज बाहर निकली। बटलर ने धीरे से दरवाजा खोला और एली को अकेले प्रवेश करने का इशारा किया। एली ने सिर हिलाया और अंदर चला गया। वह देखना चाहते थे कि यह मुख्य निर्देशक किस तरह का व्यक्ति था। उसने दरवाज़ा खोला। यह एक बहुत बड़ा कमरा था। ये 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार का लगता था और दोनों तरफ अलमारियां थीं। अलमारियों पर सभी प्रकार की अजीब चीजें थीं। अजीब शाखाएं, अजीब रंग उत्सर्जित करने वाले पत्थर और कुछ प्राचीन किताबें थीं। हालांकि ये वह नहीं था जिसने उसे आश्चर्यचकित किया। कमरे के केंद्र के दोनों तरफ 2 कांच के स्तंभ थे, जिसमें एक बंदर और एक भेड़िया जैसा असाधारण प्राणी तैर रहा था। ये कैसा है? क्या आपको मेरा संग्रह पसंद है? अचानक एक आवाज सुनाई दी। तभी एली ने दूर एक बड़ी मेज देखी। इस समय एक आदमी मेज के बगल में खड़ा था। उसके हाथ फैले हुए थे क्योंकि वह मुस्कुरा रहा था। आदमी 50 के दशक में लग रहा था। उसके बाल आधे सफ़ेद थे और उसका चेहरा चौकोर था लेकिन दृढ़ता से भरा हुआ था। उसकी आंखें बहुत चमकीली और जोश से भरी हुई थीं। उसका शरीर एक भालू की तरह बहुत मजबूत था। क्या ये पुस्तकालय का प्रमुख था? एली को लगा कि अगर कोई कहता है कि वह एक जनरल है जो लड़ाई में चार्ज करता है तो वह विश्वास करेगा। ये वह संग्रह है जिन्हें मैंने विभिन्न साम्राज्यों से एकत्र किया है। मैंने उन पर बहुत प्रयास खर्च किया है। आदमी धीरे धीरे पास आया और एली पर मुस्कुराया। नमस्ते, मैं सेवेरो मेसा हूँ, पुस्तकालय का वर्तमान प्रमुख। उद्धरण चिन्ह। नमस्ते निर्देशक, मैं एली लूसीफेर हूँ। आपका संग्रह वास्तव में बहुत अच्छा है। बस। एली ने सिर झुकाया और एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ अपने चारों ओर संग्रह को देखा। हाँ, मुझे बुरा मत मानो। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं अजीब हूँ। प्रमुख हंसा, लेकिन फिर उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। लेकिन वे कुछ भी नहीं समझते हैं। वे बस एक कुएं में मेंढकों का एक गुच्छा हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये दुनिया बहुत विशाल है। एली ने सिर हिलाया, ये पुष्टि करते हुए कि उसके सामने का निर्देशक वास्तव में थोड़ा अजीब था। तो क्या आप जानते हैं कि मैं इन चीज़ों को क्यों इकट्ठा कर रहा हूँ? क्यूरेटर ने एली को देखा और पूछा। मुझे नहीं पता। एली ने महसूस किया कि आज ये सिर्फ एक साधारण बातचीत नहीं हो सकती है और निर्देशक के शायद अन्य मकसद भी थे। हाँ, वास्तव में, दुर्भाग्य से, आप कुछ भी नहीं जानते हैं। ये दुनिया बहुत जटिल है। आपको पता नहीं हो सकता है, लेकिन इस दुनिया में एक और प्रकार की शक्ति है। वे एक प्रकार की शक्ति को नियंत्रित करते हैं जिसे मानसिक शक्ति कहा जाता है। मैं उन्हें खोज रहा हूँ और ये सभी हैं जो मुझे खोज की प्रक्रिया में मिले। उद्धरण चिन्ह। प्रमुख ने मुस्कान के साथ कहा। एली की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन उसका दिल पहले से ही सदमे की स्थिति में था। क्या निर्देशक जादूगरों के बारे में जानते थे? क्या एक नाइट इस दुनिया में एकमात्र शक्ति नहीं है? एली ने अपनी आंखें चौड़ी की और संदेह में पूछा। बेशक नहीं, मुझे आपको बताने दो। पहला राजा वह था जिसके पास यह मानसिक शक्ति थी। मुझे केवल संयोग से पता चला। मैं इस शक्ति की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे केवल इतना पता है कि उन्हें जादूगर कहा जाता था। प्रमुख बहुत कुछ जानता था और खेद के साथ कहा, तो आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? एली को समझ नहीं आया। क्लेमेंट ने मुझे लोरेन साम्राज्य में आपके प्रदर्शन के बारे में बताया और मुझे लगता है कि आप और मैं एक ही तरह के व्यक्ति हैं। सभी जानते हैं कि मेरी एक अच्छी याददाश्त है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं इसकी वजह से पीड़ित था। मैं उन चीज़ों को देख सकता हूं जो आम लोग नहीं देख सकते, जैसे हवा में तैरते हुए कुछ रंगीन प्रकाश धब्बे, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि वे क्या हैं। जब तक मैं एक महान नाइट नहीं बन गया तब तक मुझे समझ नहीं आया कि वे क्या थे। प्रमुख ने आह भरी। प्रकाश धब्बे, तत्व। उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी अधिक थी कि वह सीधे तत्वों को महसूस कर सकता था, या उसके पास एक विशेष प्रतिभा होनी चाहिए। यह एक जादूगर की प्रतिभा का एक संकेत था। आप इतने कम समय में इतनी सारी किताबों के बीच संबंध बता सकते हैं। आपको भी ऐसा ही महसूस होना चाहिए, है ना? क्यूरेटर ने एक भावुक अभिव्यक्ति के साथ एली को देखा। एली आखिरकार समझ गए कि निर्देशक उनसे क्यों मिलना चाहते थे। वह अपनी तरह के लोगों को ढूंढना चाहते थे। हालांकि वह इसे उजागर नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भौहें चढ़ा लीं और कहा, निर्देशक, मैं पूरी तरह से नहीं समझता कि आप क्या बात कर रहे हैं। क्या प्रकाश धब्बा? मैं सामान्य लोगों की तुलना में विश्लेषण में थोड़ा बेहतर हूँ। क्या ऐसा है? प्रमुख की अभिव्यक्ति गिर गई और उसने आह भरी। भूल जाओ, ऐसा लगता है कि मुझे फिर से गलत व्यक्ति मिला है। प्रमुख ने सिर हिलाया। एक जादूगर बनने की खोज हमेशा से उनका लक्ष्य रहा था। हालांकि केवल वह जानता था कि अकेले ऐसा करना कितना मुश्किल था।
वह अपनी मदद के लिए अपनी तरह के किसी व्यक्ति को ढूंढना चाहता था, लेकिन वह हर बार निराश हो जाता था। भूल जाओ, चलो अन्य चीज़ों के बारे में बात करते हैं। प्रमुख अपनी सीट पर वापस बैठ गया और कहा, इस बार लोरेन साम्राज्य में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और आपने हमारे पुस्तकालय की क्षमता को बहुत प्रदर्शित किया है। मैंने सुना है कि आपने इसकी वजह से शिक्षार्थी परीक्षण को छोड़ दिया, तो पुस्तकालय ने आपक और सीधे मानद शिक्षार्थी का शीर्षक देने का फैसला किया है। क्या आप तैयार हैं? प्रमुख ने पूछा। मैं तैयार हूँ, एली ने सिर हिलाया। वह जानते थे कि मानद शिक्षार्थी शिक्षार्थियों के समान रैंक के थे, लेकिन उन्हें केवल विशेष योगदान के साथ सीधे सम्मानित किया जा सकता था। एली के पास इनकार करने का कोई कारण न बड़ी यह था। ठीक है, यह अच्छा है। जब समय आएगा तो हम इसकी घोषणा करेंगे। फिर आपकी शिक्षार्थी की वर्दी और पहचान आपको भेज दी जाएगी। प्रमुख ने जारी रखा, लेकिन वह पहले की तरह उत्साहित नहीं थे। मुझे बस इतना ही कहना है। अब आप जा सकते हैं, प्रमुख ने जारी रखा। तो निर्देशक, मैं पहले अपनी छुट्टी लूंगा। एली ने सिर हिलाया, फिर कमरे से बाहर चला गया। उन्होंने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि निर्देशक एक जादूगर बनना चाहते थे। उन्हें बहुत कुछ पता होना चाहिए और उनकी प्रतिभा काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। दुर्भाग्य से उनका जन्म नाइट्स के इस साम्राज्य में हुआ था, इसलिए उनके लिए एक जादूगर बनना लगभग असंभव था। यह एक दया थी। हालांकि एली का पुस्तकालय के प्रमुख को यह बताने का कोई इरादा नहीं था कि वह एक जादूगर थे। कौन जानता था कि क्या होगा। उनके कहने के अनुसार वह जादूगरों के निशान खोजने के लिए अन्य देशों में गए थे, लेकिन उन्हें वे नहीं मिले। ऐसा लगता था कि एक निश्चित दूरी के भीतर कोई जादूगर नहीं थे, या वे बहुत छिपे हुए थे। एली ने अनुमान लगाया कि पूर्व में जादूगर हो सकते हैं, क्योंकि वीस को पूर्व से यहाँ लाया गया था। जब वह एक स्तर 3 नौसिखिया या एक आधिकारिक जादूगर के लिए उन्नत हो गए, तो वह इसे खोजने में रुचि रख सकते थे। लेकिन अभी के लिए उसके लिए साम्राज्य में रहना बेहतर था। इसके अलावा एली ने भविष्यवाणी की थी कि वह काफ़ी समय तक मुख्य रूप से ब्राइन में रहेंगे, और उन्होंने अभी तक सेलिन मेटेट्रिन के यहाँ आने का उद्देश्य नहीं पाया था। एली भी बहुत उत्सुक था कि सेलिन मेटेट्रिन यहाँ किस लिए थे। हमारे पास बहुत समय है, एली ने सिर हिलाया। वह इसे धीरे धीरे ले सकता था, कोई जल्दी नहीं थी। कमरे से बाहर निकलने के बाद एली विद्वान क्लेमेंट को खोजने गए। उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा और वे दोनों जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे ही वह इमारत से बाहर चले, विशाल घंटी बजने लगी, जैसे कि यह शोक मना रही हो, और यह पूरे जुनलिन में घूम गई। घंटी बहरा कर रही थी और यह 9 बार बजी। एली और विद्वान क्लेमेंट ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। 9 बार घंटी केवल तभी इस्तेमाल की जाती थी जब एक राजा मर जाता था। ब्राइन छठा मर गया था।